हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, हम लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं ध्येय आईएएस स्टडी सर्कल की, जो कि बहुत ही बेस्ट होती है टेस्ट सीरीज आपकी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ प्रीलिम्स के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं। लेकिन आज की जो हमारी जो टेस्ट सीरीज है ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को टारगेट करके की जा रही है, जिसमें टेस्ट नंबर हमारा 2 है। इसका ऑलरेडी टेस्ट नंबर 1 कल आ चुका था। जिन लोगों ने नहीं देखा वो जरूर चैनल पे जाए, प्लेलिस्ट में चेकआउट कर ले वहां पर। साथ ही साथ वीडियो के नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ वहीं पर इसकी मिल जाती है वीडियो पोस्ट होने के बाद। चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा टेस्ट नंबर 2 रहेगा और हमारा टेस्ट नंबर 2 पॉलिटी के फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू होगा। हालांकि पूरी टेस्ट सीरीज आपकी हिंदी मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम में नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा पहला ही प्रश्न आपके पॉलिटी से संबंधित आ रहा है आपके सामने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय के 3 भिन्न रूप, जो कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय शामिल हैं। लेकिन इनको या इनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। पहला, कि इनकी जो सुरक्षा होती है मौलिक अधिकार व डीपीएसपी के विभिन्न सिद्धांतों और उपबंधों के जरिए की जाती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। जैसे अगर आप देखोगे सामाजिक न्याय के तौर पे आपका धर्म का पालन करना भी समाज में ही आता है, तो आर्टिकल 25 से 28 हो गया। फिर साथ ही साथ आपको कानून के समक्ष समानता आर्टिकल 14 मिलती है। सामाजिक न्याय के तौर पे आपको रोजगार में आरक्षण भी मिलता है आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 में। अस्पृश्यता का उन्मूलन भी आर्टिकल 17 होता है। साथ ही साथ आर्टिकल 23, 24 जिसमें बाल श्रम वगैरह इनसे संबंधित मिलता है। तो विभिन्न प्रकार के आपको सामाजिक अधिकारों की यहाँ पे सुरक्षा मिलती है। इसी तरीके से डीपीएसपी में भी काम करने का अधिकार और समान कार्य समान वेतन का अधिकार, तो अलग अलग प्रोविजंस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही होगी, पहला स्टेटमेंट। लेकिन दूसरे की बात करें, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है क्या? तो यही स्टेटमेंट गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो 3 प्रकार के न्याय हैं ये आपके 1917 की रूस की क्रांति से लिए गए हैं। किससे? रूस की क्रांति से लिए गए हैं। और रूस की क्रांति लेनिन के नेतृत्व में संपन्न हुई थी, जिसको समाजवादी या साम्यवादी क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। अच्छा, फ्रांसीसी क्रांति की बात की ही जा रही है तो आपको पता होना चाहिए कि 1789 में ये क्रांति हुई थी। और यहां से जो विचार लिया गया है भारतीय प्रस्तावना में या भारतीय संविधान में, उसका नाम क्या है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यानी भाईचारा। तो ये 3 विचार आपके फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। और ये क्रांति 1789 में हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति। और जबकि 1917 की रूस क्रांति से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय लिए गए थे। तो ये कई बार प्रश्न जो है एग्जामिनर घुमा घुमा के पूछेगा, तो आपको भी घूम घूम के उत्तर देना है नाचते हुए। तो यहां पर पहला स्टेटमेंट ही सही है, दूसरा दोस्तों गलत हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर देख लेते हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें, अब यहां पर आपसे दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संसदीय शासन की व्यवस्था से संबंधित है? तो संसदीय शासन की व्यवस्था का मतलब क्या होता है? जहां पर आपकी संसद होती है, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका भी होती है और नियम निर्माता संस्था भी होती है, इसके बारे में बात की जा रही है। अब जैसे अगर आप देखोगे इसकी दोहरी कार्यकारिणी होती है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अध्यक्षात्मक जो शासन व्यवस्था होती है, जो यूएसए में होती है, वहां पर राष्ट्रपति सर्वोच्च होता है। लेकिन राष्ट्रपति को कार्यपालिका होने के तहत न्यायपालिका और व्यवस्थापिका से कोई मतलब नहीं होता है। तुम चाहे चूल्हे भाड़ में जाओ, उससे मतलब हमें नहीं है। हम कार्यपालिका है, हम अध्यक्ष है और हम अपना शासन चला लेंगे। परंतु संसदीय व्यवस्था में, जो ब्रिटिश से ली गई है, भारतीय व्यवस्था में आप देख लो, संसदीय व्यवस्था में आपके लोकसभा के अंदर ही कार्यपालिका बैठती है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनकी पूरी मंत्रिपरिषद एक कार्यपालिका है, राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रमुख हैं। लेकिन वो सारे के सारे राष्ट्रपति को छोड़ के पूरी मंत्रिपरिषद कहां बैठती है? विधायिका के अंदर बैठती है, अर्थात लोकसभा के अंदर। तो ये संसदीय व्यवस्था में दोहरी कार्यकारिणी होती है। एक होती है प्रेसिडेंट की और एक होती है पीएम की। प्रेसिडेंट आपके क्या होते हैं? केवल नाम मात्र के होते हैं। अब पीएम जो है कि आपके मुख्य रूप से होते हैं, या यूं कहें कि वास्तविक कार्यपालिका होती है। तो ये विशेषता होती है, पहला तो सही है। सामूहिक उत्तरदायित्व की पद्धति भी होती है, क्योंकि मंत्रियों का उत्तरदायित्व होता है। आपने पढ़ा होगा कि मंत्रियों का सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? लोकसभा के प्रति, अर्थात मंत्रिपरिषद का। तो ये भी संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता है। दूसरा भी सही है। राजनीतिक एकरूपता, लगभग देखा जाता है तो जो भी विभिन्न प्रकार की जो राजनीतिक दल होते हैं, चाहे पक्ष का हो, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, उन लोगों की लगभग जो है कि एक जैसी मानसिकता और एक जैसी विचारधारा भी होती है। ऐसा नहीं है कि वर्तमान का जो विपक्ष है वो भारत का विकास नहीं चाहता है, वो भी भारत का विकास चाहता है, वंचित वर्गों का विकास चाहता है, युवा वर्ग का विकास चाहता है, महिलाओं का विकास चाहता है। लेकिन जो सत्ता पक्ष है वो भी यही चाहता है,
भाई महिला वर्ग का, समाज का, अनुसूचित जाति का, युवा वर्ग का, सबका विकास चाहता है। बस कार्य करने के तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन लगभग एक रूपता पाई जाती है। तो इसीलिए राजनीतिक एक रूपता की बात भी करेंगे, परंतु शक्तियों का यहाँ पर विभेद होता है, ये इसकी अंतर नहीं होता है। ये आपकी विशेषता मिलती है अध्यक्षात्मक शासन में, जो आपके यूएसए में देखने को मिलता है। शक्तियों का विभेद का मतलब हो गया कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से कोई मतलब नहीं और व्यवस्थापिका से कोई मतलब नहीं। व्यवस्थापिका अपने मस्त रहेगी, न्यायपालिका अपने मस्त रहेगी। तीनों के बीच में क्या होगा? शक्तियों का विभेद होगा, सेपरेशन ऑफ पावर भी होता है। हमारे भारत में सेपरेशन ऑफ पावर आप पढ़ते जरूर हो कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका अलग अलग होती हैं, परंतु एक दूसरे को नियंत्रित और संतुलित करती रहती हैं। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट के आए हुए आदेशों को संसद के द्वारा संवैधानिक संशोधन से रद्द कर दिया जाता है, ठीक है। और संसद के द्वारा बनाए गए किसी कानून को जीरो भी घोषित कर देती है सुप्रीम कोर्ट भी। उसी संसद के अंदर कार्यपालिका भी बैठती है। तो ये चेक एंड बैलेंस पे आधारित होता है भारत में। तो यहां पर चौथा स्टेटमेंट जैसे ही आप हटाओगे तो इसीलिए आपको 1, 2, 3 ये 3 ऑप्शन मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लग रही हो दोस्तों तो बस आपको पता है क्या करना है, शेयर कर देना है और लाइक कर देना है। चलिए शुरू करते हैं अगला प्रश्न। भारत के संविधान निर्माताओं ने संघीय सरकार व्यवस्था को अपनाया था, बिल्कुल सही बात है, और इसीलिए तो हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था अपनाई जाती है। अच्छा, हमारे यहाँ जो संघीय वर्ड यूज होता है ना, उसके लिए यूनियन वर्ड यूज होता है, ठीक है। यूनियन, द स्टेट ऑफ यूनियन करके जो होता है, इंडिया दैट इज भारत। लेकिन यूएसए में क्या वर्ड यूज होता है? फेडरेशन यूज होता है। तो फेडरेशन वाले हम नहीं है, हम समझौतों के परिणाम नहीं है, हम बल्कि क्या है? संघ हैं और यूनियन के साथ हैं। उन्होंने महसूस किया कि संघीय व्यवस्था से न केवल सरकार की शक्ति बढ़ेगी बल्कि क्षेत्रीय स्वायत्तता और राष्ट्रीय एकता में भी अवृद्धि होगी। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए व्याख्या ए वाला सही कर रहा है। क्योंकि जब संविधान को निर्माण किया जा रहा था उस समय हमारी जो परिस्थितियां थी आजादी की थी, साथ ही साथ विभाजनकारी परिस्थितियां भी थी। क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश जो कि पूर्वी पाकिस्तान होता ये भी अलग हो रहे थे, साथ ही साथ हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर जैसी रियासतों में भी विरोध चल रहा था। तो इन परिस्थितियों में संविधान सभा के जो सदस्य थे उनको ऐसा लगा कि क्यों ना केंद्र सरकार को थोड़ा मजबूत रखा जाए ताकि विभाजनकारी शक्तियों का दमन भी किया जा सके और भारत के और टुकड़े भी ना हो। इसी वजह से पटेल जी के पास इतनी शक्ति थी कि उन्होंने 552 रियासतों का पूरा एकीकरण कर लिया। किसी को मना के, समझा बुझा के, प्यार से, किसी को डंडे के बल पे, पुलिस लाठी चार्ज के बल पे। तो ये संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता का परिणाम है कि आज हमारा भारत एक समृद्ध, एकीकृत और राष्ट्रीय भारत के रूप में है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 249 के संदर्भ में, देखिए आर्टिकल 249 के अनुसार राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दे सकती है, जो एक बार में अधिकतम 1 वर्ष तक ही लागू रहेगा। बिल्कुल सही बात है, 249 में यही होता है कि राज्य विषय पर कानून बनाने की शक्ति संसद को मिलती है, लेकिन राज्यसभा जब ऐसी अथॉरिटी देती है वो भी कितने बहुमत से? 2/3 बहुमत से। ये याद रखना, कहीं एग्जाम में साधारण बहुमत न लिख दे। राज्यसभा द्वारा किसी विषय के संबंध में अधिकतम 5 बार ही ऐसे प्रस्ताव हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप असंख्य बार ऐसे प्रस्ताव ला सकते हो। पिछले 70 साल 75 साल में आप चाहे तो 75 बार ला सकते थे। बस यहाँ पे एक शर्त है कि एक बार में केवल 1 वर्ष तक ही लागू रहेगा, फिर उसके बाद वो कंडीशन समाप्त हो जाएगी, फिर राज्य अपना कानून खुद बनाएंगे। अगर केंद्र को लगता है, संसद को लगता है कि हमें दोबारा बनाना चाहिए तो उसके लिए दोबारा प्रस्ताव लाना पड़ेगा राज्यसभा को 2/3 बहुमत से। तो इसका मतलब 5 बार ही नहीं, असंख्य बार करो, लेकिन एक बार में 1 साल के लिए। तो केवल पहला स्टेटमेंट यहां पर सही हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं अगला प्रश्न। शंकरी प्रसाद केस 1951 में उच्चतम न्यायालय ने यह माना था कि आर्टिकल 368 के तहत संसद की संशोधन करने की शक्ति में भाग 3 के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति नहीं है। यह बात गलत है दोस्तों। शंकरी प्रसाद का जो केस आया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही नैरो माइंडेड, या यूं कहें कि संविधान की लिखी हुई लैंग्वेज पर ही विश्वास करते हुए उन्होंने निर्णय दिया। उसके आगे पीछे या उसका जो मूल उद्देश्य है उस पर विचार नहीं किया। इसीलिए उन्होंने कह दिया कि नहीं, आर्टिकल 368 का प्रयोग करके संसद मूल अधिकारों का संशोधन कर सकती है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया क्योंकि ये कह रहा नहीं कर सकती, ये बात गलत है। अच्छा, जब इसी पे दोबारा पिटीशन आती, दोबारा गोलकनाथ केस आता 1967 में, यहां पर उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि आर्टिकल 368 के तहत संशोधन शक्ति का उपयोग करके भाग 3 के मौलिक अधिकारों को कम करने या
छीन सकती है, ये बात गलत है, यानी ये अपोजिट कहा जा रहा है। गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त निर्णय लिया और सख्त निर्णय लेते हुए कहा कि संसद आर्टिकल 368 का प्रयोग करके मूल अधिकार में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती है, संशोधन नहीं कर सकती है। जबकि यहां क्या कह रहा है स्टेटमेंट कि कर सकती है क्या, तो ये भी गलत हो गया। और इन दोनों के बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है 1973, जिसकी डेट है 24 अप्रैल, जिसको हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, केशवानंद भारती केस। क्या है? केशवानंद भारती केस। इसमें अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ बैठती है, लगभग 13 न्यायाधीशों की, और इन्होंने निर्णय दिया कि आप आर्टिकल नंबर 368 का प्रयोग करके मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकते हो, उसे कर्टेल कर सकते हो, बशर्ते बेसिक स्ट्रक्चर पे आप चोट नहीं पहुंचा सकते, यानी आधारभूत ढांचा के सिद्धांत को आप क्या कर रहे हैं, खत्म नहीं कर सकते। और आधारभूत ढांचे में क्या बता दिया कि आर्टिकल 32 जो कि लोगों को न्यायपालिका में जाने का रास्ता देता है, आर्टिकल 32 या आर्टिकल 226 हाई कोर्ट में, आप इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकते हो, आप इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकते। बाकी आप मूल अधिकार में करते रहो संशोधन। संपत्ति के अधिकार में संशोधन हुआ कि नहीं हुआ 1978 में? आखिर उसे निकाल के फेंक दिया, कानूनी अधिकार बना दिया गया आर्टिकल 301 में, मतलब 300 में। तो कैसे हुआ? 78 में कब हुआ? जब केशवानंद भारती के निर्णय को देखते हुए। तो संपत्ति का अधिकार कोई बेसिक स्ट्रक्चर नहीं था, सिंपल सी बात थी कि इससे समाज में विकास करने में सरकार को बाधा हो रही थी, हर एक व्यक्ति जमीन से चिपका हुआ था, तो इसीलिए उसको निकाल दिया गया। तो समझ में आ गया। शंकरी प्रसाद में कहा गया कि आप संशोधन कर सकते हो, गोलकनाथ में कहा गया कि आप नहीं कर सकते, केशवानंद में कहा गया कि आप कर सकते हो परंतु बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा। तो यहां तक चीजें समझ में आ गई। ये तीनों केस को जो वन लाइन में मैंने लास्ट में ही बताया, उन्हें नोट डाउन कर लेना। तो यहां के हिसाब से कौन सा सही होगा? न तो एक सही होगा, न ही दूसरा सही होगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित राज्यों में से किन किन में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? आपको पता है कि एससी के लिए 84 सीटें हैं और एसटी के लिए आपके लिए 47 सीटें हैं, जिसमें सबसे अधिक जो एसटी के लिए सीटें आती हैं, लगभग 7 सीटें आती हैं, कंफर्म नहीं हो लेकिन 7 के आसपास होती हैं, और ये एमपी से आती हैं। लेकिन यहां पूछ रहा है कि कौन से ऐसे राज्य हैं जहां से शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइबल के लिए कोई भी सीट नहीं आती है? तो भाई वहीं से तो नहीं आएगी जहां पे अनुसूचित जनजातियां पाई नहीं जाती होंगी या बहुत ही कम पाई जाती होंगी। तो ऐसे राज्यों में अगर आप बात करोगे तो केरल भी है, हरियाणा भी है, अरुणाचल प्रदेश भी है, सिक्किम भी है। इन चारों राज्यों में अनुसूचित जनजातियां या तो बिल्कुल नहीं पाई जाती हैं या इतनी कम पाई जाती है कि उन्हें कोई भी एक प्रतिनिधित्व की सीट नहीं दी जाती है। अच्छा, इनके साथ कुछ और भी राज्य हैं, उनके भी नाम याद कर लो। जैसे 4 के बाद पंजाब में भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स नहीं पाई जाती हैं, तो इनमें भी कोई रिजर्वेशन नहीं है। बिहार में भी कोई रिजर्वेशन नहीं है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। उत्तर प्रदेश में भी कोई रिजर्वेशन नहीं है। जम्मू कश्मीर में भी नहीं है। हिमाचल प्रदेश में भी नहीं है। उत्तराखंड में भी नहीं है। तमिलनाडु में भी नहीं है। तो ये बिल्कुल मत सोच लेना कि पता चले कि आपको लगे कि यार उत्तराखंड, हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश, मतलब ये सब ऐसे राज्य हैं कि पहाड़ी क्षेत्र और पहाड़ी या जंगल होने के कारण इसमें जनजातियां रहती होंगी। तो ऐसा नहीं है, जनजातियां अगर है भी ना तो बहुत कम मात्रा में है, और इस वजह से यहाँ पे लोकसभा में कोई स्थान इनके लिए आरक्षित नहीं किया गया है। तो ये 7-8 राज्य ऐसे हैं। समझ में आ रहा है चीजें? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो लाइक करो दोस्तों, और कमेंट सेक्शन में अपने जो भी फीडबैक्स हो इस टेस्ट सीरीज को और बेहतर करने के लिए आप जरूर फीडबैक दीजिए। मैं उस पर जरूर इंप्लीमेंट करता हूं, फॉलो करता हूं उस चीज को। और बाकी क्वेरीज कोई भी है तो आप डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर लो टेलीग्राम का, लिंक उसका भी नीचे दिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, भारतीय संविधान की 3री अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। तो कौन कौन से पद ऐसे हैं जो शपथ लेते हैं? तो संघ के मंत्री लेते हैं, बिल्कुल सही बात। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश लेते हैं, यह भी सही है। इवन कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी 3rd शेड्यूल से लेते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक लेते हैं, यानी कि कैग, ये भी सही है। परंतु भारत के राष्ट्रपति इससे शपथ नहीं लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं उसके लिए 3री अनुसूची नहीं बल्कि आर्टिकल नंबर 60 में उनका वर्णन किया गया है। क्या लिखा गया है? आर्टिकल नंबर 60 में उनका वर्णन है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, यानी दिए गए ऑप्शन में 1, 2, 3 ही स्टेटमेंट ऐसे हैं जो 3री अनुसूची को फॉलो करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न अनुच्छेद है और प्रावधान है, और पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जैसे आर्टिकल नंबर 16(1), 16(3), 16(4), 16(6 है। तो अब यहां पर अगर आप देखोगे कि 16 का 1 क्या कहता है आपसे? 16 का 1 अगर आप देखोगे, लोक नियोजन में अवसर की समानता, ठीक है भाई, पब्लिक अपॉर्चुनिटीज में सभी को होनी चाहिए समानता,
16 का 3 कहता है कि राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने पर पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण। दोस्तों ये वाला क्लॉज इसमें नहीं कहा गया, बल्कि इसी में कहा गया 16(4) में पदोन्नति में SC ST के लिए आरक्षण, और साथ ही साथ OBC आरक्षण की बात भी 16(4) में ही कही गई है। और 16(6) में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए नियुक्तियों में आरक्षण यानी EWS के कोटे की बात भी इसी में कही गई, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। तो बात आती है कि फिर 16(3) में क्या कहा गया है। तो 16(3) में क्या होता है, कई सारे राज्य ऐसे होते हैं जो अपनी विशेष रोजगार योजना में या किसी विशेष वैकेंसीज में निवास की अनिवार्यता लगा सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में अभी निवास की अनिवार्यता नहीं है, तो MP वाले भी भर लेते हैं फॉर्म, राजस्थान के भी लोग आते हैं, बिहार के भी आते हैं, उत्तराखंड के भी आते हैं। लेकिन अगर यूपी सरकार को लगता है कि हमें उत्तर प्रदेश के युवाओं को प्रेफरेंस देना चाहिए, तो हम आर्टिकल 16(3) का प्रयोग करते हुए किसी भी नोटिफिकेशन में निवास की अनिवार्यता लगा सकते हैं। कहने का मतलब हो गया, मान लो यूपी PCS ने एक नोटिफिकेशन जारी किया 2025 का और कह दिया कि इसमें 300 पोस्ट लगभग हैं, 300 में से 280 पोस्ट पे केवल उत्तर प्रदेश के निवासी ही एलिजिबल होंगे, केवल उत्तर प्रदेश के। तो बाहर वाले स्टेट के लिए कितनी रह गई, केवल 20 सीटें। तो 280 पोस्ट किसके लिए रिजर्व हो गई, यूपी के लिए हो गई। तो यूपी के बच्चों के लिए बेहतर ऑप्शन हो जाएगा कि चलो बाहर वालों से फाइट नहीं रह गई, हम केवल यूपी के अंदर ही फाइट करेंगे। तो इसी को कहा था निवास की अनिवार्यता को लागू करने की शक्ति, ये केंद्र सरकार भी तय कर सकती है और राज्य सरकार भी तय कर सकती है। अब जैसे नॉर्थ ईस्ट वगैरह में आप जाओगे तो नॉर्थ ईस्ट में भी तो PCS के पेपर होते होंगे, वहां भी तो ब्यूरोक्रेसी चाहिए। तो हो सकता है वहां पे वहां के लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए वहां के PCS आयोग ने इस शक्ति का प्रयोग भी किया हो कि अरुणाचल प्रदेश के अगर आपको PCS एग्जाम को देना है तो यहाँ पे 85% रिजर्वेशन केवल और केवल किसके लिए है, अरुणाचल के लिए है। आप अरुणाचल प्रदेश के निवासी होगे तभी आप यहाँ पे वैकेंसी दे सकते हो। क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके का ये प्रश्न था और इसीलिए 16(3) ही आपका गलत था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का कोई प्रावधान नहीं है। बिल्कुल सही बात है, परंतु समय समय पर भारत में विभिन्न सरकारों में उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई है। और ये जो नियुक्ति होती थी दोस्तों, ये परंपरा के तौर पे होती थी, यानी दो बड़े बड़े कद्दावर नेता हों, मान लीजिए दो ऐसे नेता हैं जो प्रधानमंत्री की दावेदारी कर सकते हैं, लेकिन दोनों में आपस में थोड़ी सी अनबन सी चल रही है, तो दोनों को संतुष्ट करने के लिए क्या कहेंगे कि यार ऐसा करो, एक लोग प्रधानमंत्री बन जाओ, एक लोग उप प्रधानमंत्री बन जाओ। जैसे विभिन्न स्टेट्स में अब मुख्यमंत्री के साथ एक उप मुख्यमंत्री का भी कल्चर आ चुका है कि ताकि लोगों को संतुष्टि मिल जाए। असल में उप मुख्यमंत्री या उप प्रधानमंत्री की कोई पावर होती ही नहीं है, ठीक है। तो भारतीय संविधान में तो ऐसा पद नहीं है, परंपरा के अनुसार है। तो कौन कौन व्यक्ति क्रम से बने हैं इनको हमें बताना है। अगर हम YV चौहान जी की बात करेंगे तो ये बने थे 1979 से 80 के बीच में उप प्रधानमंत्री। चौधरी चरण सिंह जी की बात करेंगे, हालांकि ये प्रधानमंत्री भी बाद में बनते हैं, बागपत के रहने वाले हैं, गुजर चुके हैं, मतलब निधन भी हो गया, और इनको भारत रत्न भी इस बार भारत सरकार के द्वारा दिया गया। तो इनकी अगर हम बात करें तो 1979 से ये 79 में ही थे, कुछ महीनों के लिए थे केवल। मोरारजी देसाई जी की बात करेंगे तो 1967 से 69 में थे, जब इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी। और देवीलाल जी की बात करेंगे तो 1989 से 90 के बीच में थे। अब इनका क्रोनोलॉजी पूछा जा रहा है तो इसका C ऑप्शन हो जाएगा, 3, 2, 1, 4, ये इसका क्रोनोलॉजी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 10, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में लागू हुआ, मतलब पारित हुआ था, और 24 मई 1993 को लागू हुआ। तो यही गलत हो जाएगा। देखो 73वां और 74वां दोनों संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के नाम से ही प्रस्तुत किए गए थे, लेकिन जब पारित होने के बाद जब इंप्लीमेंट किया गया तो 1993 आ गया। लेकिन यहाँ पे 24 मई नहीं दोस्तों, 24 अप्रैल को लागू किया गया। और यही वजह है कि आपके 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस। क्या मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट तो भैया गलत हो गया। दूसरा, इस अधिनियम का अभिपालन करने वाले पहला राज्य क्या था, राजस्थान था? नहीं, राजस्थान नहीं था। पंचायती राज जरूर राजस्थान में शुरू हुआ होगा, नागौर के जिले से या मनरेगा वगैरह, लेकिन यहाँ पे जो पहला राज्य था वो MP था। जैसे ही 1993 में ये लागू हुआ अधिनियम, MP ने तुरंत अपने यहाँ इस अधिनियम को लागू किया और 1994 में ही पहला पंचायती राज चुनाव करा दिया। तो मध्य प्रदेश था जिसने सबसे पहले इसको लागू किया। तो कौन सा सही है, कोई भी नहीं, ना तो एक सही है ना ही दो सही है। देखिए इस तरीके से अगर आप टेस्ट सीरीज करते हो ना तो आपको बेनिफिट ज्यादा मिलता है, चीजें ज्यादा समझ में आती हैं, और जो भी टॉपिक आपने पढ़े होते हैं उसको रिवाइज कर पाते हो आप। और टेस्ट सीरीज करने का मुख्य उद्देश्य भी यही है ना, अपने आप को क्रॉस चेक करो कि जो भी टॉपिक आपके सामने आया क्वेश्चन के रूप में, आप उस टॉपिक में केवल उतना ही जान रहे हो जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, या उसके बियॉन्ड भी जाकर आप कुछ ज्यादा चीजें जान रहे हो।
जब जानोगे तभी तो एग्जाम में आप उस चीज को टैकल कर पाओगे ना, एफिशिएंसी को बढ़ा पाओगे। अगला प्रश्न है यहां पे, कांग्रेस कार्य समिति 1947 में भारत विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार करने पर किसने कहा था कि विफलता को मंजूर करना कांग्रेस की एक राजनीतिक असफलता है। अर्थात क्या कह रहा है कि जो कांग्रेस ने विभाजन को स्वीकार कर लिया था, माउंटबेटन योजना को 3 जून में जो आई थी, 3 जून 1947 को, कि ठीक है भाई पाकिस्तान बनेगा, पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान बन जाएंगे और बाकी जो बचा वो भारत रहेगा। तो इसको कांग्रेस ने जब समर्थन दे दिया तो इसी के लिए कहा गया कि जो विभाजन को अगर हमने मंजूर किया है, इट मीन्स की कांग्रेस की राजनीतिक असफलता है। यह स्टेटमेंट किसने दिया था? तो यह स्टेटमेंट आपके अबुल कलाम आजाद जी ने दिया था, अबुल कलाम आजाद जी ने। अगर मैं बात करूं कि जो कांग्रेस कार्य समिति 1947 में चल रही थी, उसी समय भारत विभाजन का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और उस प्रस्ताव को प्रस्तुत किसने किया था? गोविंद वल्लभ पंत जी ने किया था। और उसका समर्थन भी किसने किया था? समर्थन देखो दोस्तों, अबुल कलाम आजाद जी ने ही किया था उसका समर्थन, लेकिन ये मजबूरी में समर्थन किया था। वरिष्ठ नेता थे इसलिए उनको समर्थन करना पड़ा, लेकिन उनकी जो अंतरात्मा थी वो यही कह रही थी कि ये कांग्रेस की राजनीतिक असफलता हो चुकी है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ करने से पूर्व मुंबई में हुए अधिवेशन में अपने भाषण के दौरान गांधी जी ने कौन कौन सी बातें कही थी? तो इन्होंने पूछा, जरा सत्य कथन बताइए। जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का शुरू करना था तो गांधी जी ने क्या किया? मुंबई में एक बैठक हुई थी, उसमें कहा कि सरकारी कर्मचारी नौकरी छोड़ें और कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा करें। यह स्टेटमेंट गलत है। गांधी जी ने कहा था कि सरकारी कर्मचारी नौकरी नहीं छोड़ेंगे, परंतु अंग्रेजों की जगह कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करेंगे। यानी सरकारी नौकरी करते रहो, बेरोजगारी नहीं लेनी है, नौकरी करो, सैलरी लो अंग्रेजों से, लेकिन अपनी निष्ठा कांग्रेस के प्रति दिखाओ। कांग्रेस जो कहेगी उसको आप इंप्लीमेंट करोगे, ये बात कही थी। सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर देंगे, यह बात बिल्कुल सही है। छात्र पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में शामिल हो जाए, ऐसा नहीं कहा था। गांधी जी ने यह कहा था कि छात्र एक ही शर्त पर, उसी शर्त पर स्कूलों और कॉलेजेस को छोड़ें कि जब तक आजादी नहीं मिल जाती है तब तक वो अपने निर्णय पे दृढ़ निश्चय रहेंगे। तो पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में शामिल होने को कहा जरूर था, लेकिन डायरेक्टली नहीं कहा था। उन्होंने सीधे शर्त रख दी थी कि आप तभी इस आंदोलन में शामिल होना जब आपको लगे कि हाँ हम तभी तक दृढ़ निश्चयी रह सकते हैं जब तक हमें आजादी नहीं मिलती। क्योंकि ये थोड़े पता था कि 5 साल में ही आजादी मिल जाएगी, 47 हो सकता है 50 भी जाती, 55 जाती, 60 जाती, क्या पता था। तो ये भी गलत है। राजा महाराजा भारतीय जनता की संप्रभुता या प्रभुसत्ता को स्वीकार करें, ये बात सही है। तो स्टेटमेंट 2 और 4 सही है आपका ए ऑप्शन। अब क्यों गलत है बाकी दो वो भी मैंने बता दिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद हाजी इब्राहिम सरहिंदी और बदायूनी ने किया था, यह बात तो बिल्कुल सही है। पंचतंत्र जो कि विष्णु शर्मा की लिखित पुस्तक है का फारसी अनुवाद अबुल फजल ने अनवर सुहेली के नाम से किया, यह भी सही है। भागवत पुराण का फारसी अनुवाद टोडरमल ने किया था, यह भी सही है। हालांकि अगर देखा है तो ये सभी अकबर के समय हो रहे हैं। राज तरंगड़ी का फारसी अनुवाद फैजी ने नहीं किया था दोस्तों, यही गलत है। फैजी ने जिसका अनुवाद किया था वो अभी बता देंगे, लेकिन राज तरंगड़ी का जो फारसी अनुवाद था वो किया गया था शाह मोहम्मद शाहबादी। क्या नाम है? शाह मोहम्मद शाहबादी के द्वारा इसका फारसी अनुवाद किया गया था। जबकि फैजी ने जो किया था वो किया था गणित की एक प्रमुख पुस्तक थी लीलावती, और दूसरी जो पुस्तक थी नल दमयंती। इन 2 पुस्तकों का फैजी ने फारसी अनुवाद किया था, जबकि शाह मोहम्मद शाहबादी ने राज तरंगड़ी का। तो ये डी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है यहां पर, मई 1934 में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी को औपचारिक मान्यता दी गई, जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव तथा महासचिव जयप्रकाश नारायण बने। दूसरा, इन्होंने कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना युवा वर्ग को कम्युनिस्ट पार्टी की ओर जाने से रोकने के उद्देश्य से की थी। तो ये दोनों ही बातें यहाँ पर सही हो जाएंगी, क्योंकि इसीलिए इसकी स्थापना की गई थी मई 1934 में। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है कि इसकी व्याख्या भी सही तरीके से की जा रही है। अगला प्रश्न है आपका पूना पैक्ट के संबंध में। पूना पैक्ट के संबंध में अगर हम बात करें तो सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध गांधी जी 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में ही आमरण अनशन पर बैठ गए थे, जो कि गांधी जी का पहला आमरण अनशन था। तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है दोस्तों, यह स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। अब यहाँ पे बात करेंगे, 24 सितंबर को पूना समझौता होने के बाद गांधी जी ने तुरंत अपना आमरण अनशन तोड़ दिया था क्या? नहीं, गांधी जी ने 2 दिन तक वेट किया, कहीं ऐसा ना हो कि अंबेडकर जी पलट जाएं या बाकी लोग पलट जाएं। इसीलिए गांधी जी 26 सितंबर को जाके अपना
तोड़ते हैं क्या, आमरण अनशन। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है कि तुरंत नहीं छोड़ा था, 26 सितंबर को तोड़ा था। तो पहला ही केवल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इकबाल मतलब इंकलाब जिंदाबाद का नारा मौलवी हसरत मोहानी ने द्वारा लिखा गया था। अशफाक उल्लाह खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। और अक्टूबर 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई। मास्टर सूर्यसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की। तो देखिए पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी सही है, चौथा भी सही है, परंतु तीसरा गलत है। क्यों गलत है इसको समझ लेते हैं। देखिए यहां पर अक्टूबर में स्थापना नहीं हुई थी, सितंबर में हुई थी। चंद्रशेखर आजाद जो कि एचआरए के सदस्य थे, किसके थे दोस्तों, एचआरए के, यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसका गठन 1924 में हुआ था। और इसके द्वारा ही 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती की गई थी। जब इस डकैती के बाद भागते हुए ये निकल गए थे तो 1928 में चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह से मिलते हैं दिल्ली में जाके फिरोज शाह कोटला मैदान में, और वहां पे इसी एचआरए की जगह फिर एचएसआरए की स्थापना करते हैं। और ये जो एस का मतलब है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ये जो सोशलिस्ट विचार था ये कहीं ना कहीं समाजवादी विचार भगत सिंह की प्रेरणा का था। तो भगत सिंह ने इसमें एचएसआरए शब्द का प्रयोग किया और इसकी स्थापना सितंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान में की। तो यहां पे क्या दिया था, अक्टूबर, इसीलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। अगला प्रश्न 17, 1944 में प्रस्तुत शिक्षा की सार्जेंट योजना में कौन से प्रावधान थे। तो आप यहां पर देखोगे कि इसमें प्रारंभिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए जाने की बात थी, बिल्कुल सही है। इस योजना के अंतर्गत उत्तर माध्यमिक श्रेणी समाप्त करने की बात, मतलब उत्तर माध्यमिक श्रेणी समाप्त करने की बात की गई, ये भी सही है। 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए व्यापक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिए जाने की व्यवस्था थी, यह भी सही है। चौथा है उच्च विद्यालय को 2 प्रकार होंगे, एक विद्या विषयक और एक व्यवसायिक शिक्षा। यानी जो आपके उच्च विद्यालय होंगे, हायर एजुकेशन वाले इंस्टीट्यूट होंगे, उसमें एक तो नॉलेज के आधार पर पढ़ाया जाएगा और दूसरा वोकेशनल नॉलेज दी जाएगी कि ताकि वो कुशलता पूर्वक आगे निकलें और एक नए अपने स्टार्टअप या अपना बिजनेस या अपनी नौकरी कर सके। तो चारों स्टेटमेंट यहाँ पे दोस्तों ठीक कहे गए हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत में पहला अंग्रेजी भाषा समाचार पत्र बंगाल गजट, जिसका प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था, यह बात बिल्कुल सही है। और कब किया था, 1780 में किया था। दूसरा है हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र, देखिए अंग्रेजी भाषा का तो था बंगाल गजट जो ऑगस्टस हिक्की ने निकाला था 1780 में, लेकिन हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड, इसका प्रकाशन जुगल किशोर शुक्ला जी ने किया था और यह प्रकाशन आपके 1826 में किया गया था। और कहां से किया गया था, कोलकाता से किया गया था। इसीलिए सी ऑप्शन यहां पे होगा कि दोनों ही बातें यहां पे सही दी गई हैं। अब यहां पे वेद हैं और उनके कुछ उपवेद हैं, उनका मिलान करना है। जैसे ऋग्वेद की बात करेंगे तो इसका हो जाएगा आयुर्वेद, सामवेद की बात करेंगे तो इसका हो जाएगा गंधर्व वेद, यजुर्वेद की बात करेंगे तो इसका हो जाएगा धनुर्वेद और अथर्ववेद की बात करेंगे तो इसका हो जाएगा शिल्पवेद। इस आधार पे बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, 4 3 1 2। अगला प्रश्न यहाँ पे, मौर्य प्रशासन के संदर्भ में अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ का उल्लेख मिलता है। ये जो अर्थशास्त्र पुस्तक है कौटिल्य ने लिखी है, कौटिल्य जिसका नाम विष्णुगुप्त भी होता है, चाणक्य भी होता है। और यह पुस्तक अर्थशास्त्र पे नहीं लिखी गई बल्कि मुख्य रूप से राजनीतिक व्यवस्थाओं पे लिखी गई है, राज्य की कार्य प्रणाली पे लिखी गई, राजा के कर्तव्य पे लिखी गई, विदेशी संबंधों पे लिखी गई, जिसमें सप्तांग सिद्धांत भी है और मंडल सिद्धांत भी है। कौन कौन से सिद्धांत मैंने बता दिए, सप्तांग सिद्धांत यानी कि राज्य के कौन कौन से मुख्य अंग होंगे, जैसे कोष, दंड, मित्र, ठीक है, ये सब है, अमात्य। और एक आपका मंडल सिद्धांत भी आता है। मंडल सिद्धांत का मतलब होता है कि एक देश के या एक साम्राज्य के पड़ोसी देश कितने हैं, वो शत्रु हैं या दोस्त हैं, ये सारी चीजें हैं। तो इसमें जो तीर्थ वर्ड यूज किया गया ये एक तरीके से आज के कैबिनेट मिनिस्टर की तरह यूज किया गया। तीर्थ का मतलब होता था कि प्रमुख प्रमुख विभागों के मंत्री होना। जैसे आज हमारी मंत्री परिषद तो लगभग 70-80 मंत्रियों की होती है, लेकिन उसमें 10-12 कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे वित्त मंत्री हो गए, वाणिज्य मंत्रालय हो गया, उद्योग रक्षा मंत्रालय हो गया, गृह मंत्रालय हो गया, विदेश मंत्रालय हो गया। तो ये कुछ प्रमुख मंत्रालय होते हैं जो 10 से 12 मंत्रियों को दिए जाते हैं। उन्हीं लोगों को कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में तीर्थ कहा है। समझ में आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे विभाग देखते हैं, समाहर्ता। तो देखिए राजकीय कोषाध्यक्ष को तो कहते थे दोस्तों सन्निधाता। क्या कहते थे, सन्निधाता। जबकि समाहर्ता जो होता था, समाहर्ता की अगर हम बात करें तो ये राजस्व विभाग का प्रभारी होता था। राजस्व
अब सोचिए, इसी को एक तरीके से वित्त विभाग भी कह सकते हो, राजस्व विभाग। तो समाहर्ता के पास राजस्व विभाग होता था, उसका प्रधान अधिकारी होता था। राजकोषीय कोषाध्यक्ष तो सन्निधाता कहलाता था, इसका अध्यक्ष। फिर वहीं पे यही वाला क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि आपसे यही पूछ रहा है, सुमेलित नहीं है। प्रशस्ता की बात करेंगे तो राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने वाला प्रधान अधिकारी, कर्मांतिक उद्योग धंधों का प्रधान अधिकारी, और दंडपाल सेना के सामग्रियों को जुटाने वाला प्रधान अधिकारी। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे आज की कैबिनेट भी उसी से प्रभावित है। आप देखो, दंडपाल कोई तो आज हमारा रक्षा मंत्री कहा जाता है, कर्मांतिक कोई तो आज हमारा वाणिज्य उद्योग मंत्रालय कहा जाता है कि नहीं कहता है। प्रशस्ता की बात कर लो तो ये मंत्रालय कहीं ना कहीं उसी से मिलते जुलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मथुरा कला शैली। इस शैली की मूर्तियों के निर्माण में काले स्लेटी पत्थरों का प्रयोग किया गया है। यह गलत है, क्योंकि काले स्लेटी पत्थरों का प्रयोग सामान्यतः दक्षिण भारत में किया गया है, द्रविड़ कला में किया गया है। भगवान श्री राम की मूर्ति भी आप देखो ना, काले स्लेटी पत्थर की बनी है, दक्षिण भारत से ही आई है। मूर्ति जो मथुरा कला की थी, यहां पर लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया था। किसका? लाल बलुआ पत्थर का, स्लेटी पत्थरों का नहीं। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। इस कला शैली में बौद्ध, हिंदू, जैन तीनों धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण किया गया, ये बात सही है। और इवन की जो बौद्ध धर्म की जो महात्मा बुद्ध की पहली मूर्ति बनाई गई थी ना, भगवान बुद्ध की, वो मथुरा शैली में ही बनी है। पूरे भारत में जो भी सबसे पुरानी और सबसे पहली मूर्ति होगी वो महात्मा बुद्ध की मथुरा शैली में। और मथुरा शैली का सबसे अधिक विकास हुआ था कनिष्क के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो इस आधार पे आपका केवल दूसरा सही है, पहला वाला गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, महमूद गजनवी ने भारत पे 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने के पीछे क्या उद्देश्य था? अब देखिए, मैं जिस तरीके से आपको डिटेल से समझा रहा हूं, बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि सर बस क्वेश्चन पढ़िए, आंसर बताइए, रट्टाफिकेशन। तो दोस्तों, रट्टाफिकेशन के लिए नहीं है, आप अभी इस प्लेटफॉर्म को छोड़ सकते हैं। मुझे रट्टाफिकेशन नहीं कराना। रट्टाफिकेशन तो आप मेरी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहां से लीजिए, हार्ड कॉपी निकालिए और अपना रटते रहिए। लेकिन जब प्रश्न की भाषा बदली जाएगी तो वहां पे आपका कॉन्सेप्ट ही समझ में आएगा, यही पॉइंट समझ में आएंगे जो मैं आप पर बता रहा हूं इस समय, तो फिर आपको वो काम आएंगे। इसीलिए रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं है यहाँ पे सीधी सीधी बात है, अच्छे से समझिए। अब भारत में महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया। भारत के धन संपदा को लूटकर अपने मध्य एशियाई सैन्य अभियानों के लिए पर्याप्त धन एकत्रित करना चाहता था, बिल्कुल सही बात है। वह पड़ोस के हिंदू राज्य को नष्ट कर उससे लंबे समय से चली आ रही शत्रुता का स्थायी समाधान करना चाहता था, यह भी सही है। भारत में अपने राज्य की स्थापना करना चाहता था, ऐसा कुछ नहीं था, यह मोहम्मद गौरी ने किया था, महमूद गजनवी का यह कोई उद्देश्य नहीं था। तीसरा गलत है। और इस्लाम का प्रसार करना, अब आपके दिमाग में आएगा सर इस्लाम का प्रसार करना तो था ही नहीं, यही तो गलती कर जाओगे। इस्लाम का प्रसार करना भारत में नहीं था, मध्य एशियाई देशों में तो था ना भाई। जहां पे वो रह रहा था, मध्य एशियाई देशों में शासन करना चाह रहा था, वहां तो अपने इस्लाम का प्रचार प्रसार करेगा ना, भारत में नहीं करना चाह रहा था। और यहां स्टेटमेंट क्या दे रहा है? इस्लाम का प्रसार करना। ये वो छोटे छोटे बिंदुएं हैं जहां पे आप गलत कर जाते हो, क्योंकि आपने तो पढ़ा है महमूद गजनवी ने भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार नहीं करना चाहा, केवल धन लूटा। और यहाँ भारत तो वर्ड यूज ही नहीं कर रहा है, केवल इस्लाम कर रहा है, और आप इसी पे गलत कर जाओगे। इसीलिए 1, 2, 4 सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। अब यहाँ पे साइंस के कुछ प्रश्न आपके शुरू होंगे जो काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे नाभिक में समान आवेश वाले प्रोटॉन कणों के मौजूद होने के बावजूद वह स्थायी होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा, नाभिकीय बल प्रोटॉनों के प्रतिकर्षण बल से ज्यादा होता है, बिल्कुल, क्योंकि प्रोटॉन का जो प्रतिकर्षण बल होता है, जो रिएक्ट करने का, वो नाभिकीय बल से कम होता है। क्योंकि नाभिकीय बल क्या होते हैं? प्रोटॉनों के प्रतिकर्षण बल से ज्यादा होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि नाभिकीय बल में प्रोटॉन के साथ साथ आपको न्यूट्रॉन भी मिलेगा। क्या मिलेगा? न्यूट्रॉन भी मिलेगा। इन दोनों को बांधे रखने वाले बल को हम नाभिकीय बल कहते हैं। तो सोचो, प्रोटॉन अकेला है और नाभिकीय बल में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है, तो वैल्यू किसकी ज्यादा होगी? प्रोटॉन न्यूट्रॉन की होगी, तो नाभिकीय बल ज्यादा होता है और इसी वजह से वो स्थायी बना रहता है। इसीलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है। बहुत सीधा एग्जांपल, आपके घरों में या आप अगर स्टूडेंट हैं और बाहर रह के आप खाना बना रहे हैं तो आपने दोनों अनुभव किए होंगे। कई बार होता है हमारा गर्म खौलते पानी में उंगली पड़ जाती है बाय डिफॉल्ट, तो हमें कम जलन होती है। लेकिन अगर वहीं गलती से रोटी बनाते समय रोटी से जो फट के भाप निकलती है, या कुकर की सीटी से जो भाप निकलती है दाल वगैरह बनाते समय, चावल बनाते समय, या गर्म पानी करते समय जो प्लेट से ढाके रहते हो, प्लेट को जैसे ही हटाते तो गर्म पानी से जो भाप निकलती है, इससे हमारा हाथ ज्यादा जलता है। आप प्रैक्टिस मत कर लेना, आज कहीं ट्राई मत करने लगना। सामान्यतः क्या होता है, भाप की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो क्या होती है? भाप की गुप्त ऊष्मा का मान अधिक होता है, लेटेंट हीट, सेंसिबल हीट नहीं, लेटेंट हीट, और भाप की लेटेंट हीट ज्यादा होती है।
आगे देखते हैं, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी का मान, बहुत सिंपल, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन एक किसी निकाय में विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने वाला उपकरण। भाई किसी भी बॉडी में या किसी भी पार्ट में विद्युत का आवेश है कि नहीं है, ये किससे पता चलेगा? तो ये पता चलेगा आपके इलेक्ट्रोस्कोप से पता चलेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रोमीटर की बात करेंगे, इलेक्ट्रोमीटर क्या करता है? विद्युत आवेश या विभवांतर का मापन करता है। विद्युत आवेश की उपस्थिति नहीं, बल्कि विद्युत आवेश या विभवांतर का मापन करता है कि उसमें कितना मेजरमेंट है। और ये क्या है आपका इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ईसीजी। और ईसीजी किसके लिए होता है? हार्ट के लिए होता है। जो हम दिल की धड़कनों को नापते हैं ना, तो उसी के लिए ईसीजी कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश के निम्नलिखित में से किस एक गुण की व्याख्या उसकी प्रकृति को तरंग मानकर नहीं की जाती है? तो उसको हम ऑप्शन लगा देंगे सी। अब यहां पर समझो, प्रकाश दो तरीके से होता है। प्रकाश को हम कण के रूप में भी मानते हैं और तरंग के रूप में भी मानते हैं। तरंग के रूप में मानते तो इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह देते हैं। लेकिन कण के रूप में क्या होता है? फोटोन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? फोटोन से। प्रोटॉन नहीं, फोटोन। फोटोन के ही तो बंडल्स होते हैं प्रकाश, तो फोटोन कण हो गए। और वहां पे अगर आप देखोगे कि तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, तो कह रहा तरंग मानकर नहीं बल्कि कणों के रूप में। तो प्रकाश का वैद्युत प्रभाव जो है कि किस रूप में होता है? कण के रूप में होता है। जबकि व्यतिकरण, विवर्तन और परावर्तन ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी तरंग के रूप में मानकर हम इसकी व्याख्या करते हैं, ठीक है। अगला यहां पर प्रश्न है आपका, डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? जो डेजर्ट कूलर होते हैं उनका सिंपल सा एक फंडा होता है कि पानी के वाष्पीकरण द्वारा वायु को शीतल करना। अर्थात कि जो पानी है उसको जो है कि वाष्पीकृत कर दो और उससे आसपास की जो वायु है वो शीतल हो जाएगी, क्योंकि वाष्पीकरण ऊपर चला जाएगा। और इसी को कहते हैं, ये वाष्प शीतलन पर आधारित होता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अगर इसकी बात करें तो बेकेलाइट थर्मोप्लास्टिक नहीं होती दोस्तों। बेकेलाइट क्या होती है? थर्मोप्लास्टिक नहीं होती, बल्कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है। कैसी? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब यहाँ पे दो प्रकार की प्लास्टिक होती है, एक तो थर्मोप्लास्टिक होती है, एक थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग की जो विशेषता होती है कि जब आप थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की अगर हम बात करें तो थर्मोसेटिंग में सिंपल सी बात क्या होती है कि अगर आप ऐसी प्लास्टिक को गर्म करते हो तो क्या हो जाता है, वो सिंपली जो है कि मतलब गर्म कर दोगे या किसी भी तरीके से, तो जो परिवर्तन हो जाता है ना उसके स्वरूप में, जैसे मुलायम हो गई तो वो दोबारा ठंडी होने पे ठोस नहीं होती है, वो मुलायम ही रह जाती है, या फिर पिघल जाती है या फिर ठोस हो जाती है। लेकिन अगर आप थर्मोप्लास्टिक की बात करोगे तो थर्मोप्लास्टिक में क्या होता है, अगर आप गर्म करोगे तो मुलायम हो जाएगी, जैसी वो ठंडी होगी तो फिर से वो कठोर हो जाएगी, यानी अपने स्वरूप को पुनः परिवर्तित कर लेती है। तो इसीलिए बेकेलाइट आपकी थर्मोप्लास्टिक नहीं बल्कि थर्मोसेटिंग होती है। जबकि आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर है, टीएनजी नोबल का तेल है और रेयान संश्लिष्ट रेशा है। तो ये तीनों सही है और बाकी पहला गलत है। अब यहां पर देखते हैं सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। नौसादर किस काम में आता है या किससे संबंधित है? कैल्शियम साइनाइड से संबंधित है। सॉरी, कैल्शियम साइनाइड नहीं होगा दोस्तों, इसका होगा अमोनियम क्लोराइड। नाइट्रोलियम की बात करें, नाइट्रोलियम की, तो ये हो जाएगा आपका कैल्शियम साइनाइड। चिली सॉल्ट पीटर की बात करें, चिली सॉल्ट पीटर की बात करेंगे तो सोडियम नाइट्रेट की हो जाएगी। और सोरा की बात करें तो पोटेशियम नाइट्रेट की हो जाएगी। सोरा की बात करें तो पोटेशियम नाइट्रेट की हो जाएगी। अब यहां पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भ्रम उत्पन्न करने वाली दवा है? देखिए, भ्रम उत्पन्न करने वाली दवा का मतलब क्या हो गया? एलएसडी इसको बोलते हैं। क्या कहते हैं? एलएसडी। सिंपल सी बात है, लिसार्जिक एसिड डिथाइलामाइड, ये इसकी दवा का फुल नेम होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक वाटर गैस का मुख्य घटक है? तो अगर हम बात करें मीथेन और ईथेन, ये किसका घटक होता है? ये आपको सीएनजी में पाई जाती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में पाई जाती है। ब्यूटेन और प्रोपेन किसमें होता है? आपके घरेलू सिलेंडर में यानी एलपीजी में। और इसमें कौन सी गैस डाली जाती है? मिथाइल मरकैप्टेन डाली जाती है, जिससे बदबू आने का पता चलता है कि हाँ भाई गैस हमारी लीक कर रही है। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ये मिलकर बनाती है प्रोड्यूसर गैस। क्या बनाती हैं? प्रोड्यूसर गैस, ठीक है। और आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जब ये दोनों रिएक्ट करती हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वाटर गैस। तो आपसे यही पूछा जा रहा था, वाटर गैस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सिराओं में शुद्ध रक्त बहता है। गलत दोस्तों, सिराओं में शुद्ध रक्त नहीं बहता, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है, जो कि अशुद्ध होता है। यानी पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट करके सिराएं क्या करती हैं? हमारे हार्ट की तरफ लेकर आती हैं। तो शुद्ध रक्त किस में बहता है? धमनियों में बहता है।
धमनियों में बहता है। धमनियां क्या करती हैं, हमारे हार्ट से पूरे बॉडी की ओर ब्लड लेके जाती हैं। तो धमनियों में क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है, जबकि सिराओं में कार्बन डाइऑक्साइड वाला बहता है। लेकिन इसमें भी एक अपवाद होता है, फुफ्फुस सिरा की बात करेंगे ना, तो इसमें अशुद्ध नहीं, इसमें शुद्ध रक्त बहता है। केवल एक यही मात्र ऐसी सिरा है जो फुफ्फुस सिरा है, इसमें शुद्ध रक्त बहता है। ठीक उसी प्रकार से फुफ्फुस धमनी में क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है। तो ये अंतर याद रख लेना दोस्तों। तो अब यहां से पूछा जा रहा है 33 नंबर के प्रश्न में, तो न तो पहला सही है और न ही दूसरा सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस रोग में शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है, यानी कि आपके शरीर से पानी की कमी हो जाती है, या यूं कहें कि पूरी तरीके से पानी समाप्त हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं एडिसन रोग। एडिसन रोग में क्या होता है, सामान्यतः जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है। और साथ ही साथ इसमें सोडियम और जल का उत्सर्जन बढ़ जाता है, यानी कि सोडियम Na, सोडियम और जल H2O, इसका क्या होता है, उत्सर्जन बढ़ जाता है। और उत्सर्जन बढ़ जाने से क्या होता है, ये हमारे शरीर से पानी को बाहर निकालने लगता है और हमारे शरीर में निर्जलीकरण हो जाता है। अब उत्सर्जन कैसे निकलेगा, या तो पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकलेगा पानी, या फिर वॉशरूम के माध्यम से निकलेगा, लेकिन हर तरीके से पानी बाहर जाता रहेगा और हमारा शरीर क्या हो जाएगा, निर्जलीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रक्त में हाइड्रोजन आयन सांद्रता का नियंत्रण करता है। तो भाई जो हमारे ब्लड में हाइड्रोजन सांद्रता को नियंत्रित करता है वो होता है हमारा वक्र, अर्थात किडनी ही इसमें सबसे रोल प्ले करती है, जिसकी एक फंक्शनल यूनिट होती है नेफ्रॉन, तो ये करती है। अगला प्रश्न है, संविधान का भाग 20 तथा अनुच्छेद 368 संवैधानिक संशोधन से संबंधित है। बिल्कुल सही बात है। कुछ आवश्यक दशाओं में राज्य विधानमंडलों को भी संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। बिल्कुल गलत। केवल और केवल संसद के द्वारा संविधान में संशोधन किया सकता है, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा। राज्य विधानमंडल या यूनियन टेरिटरी इस तरीके के प्रावधान को नहीं ला सकती है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, इसलिए केवल एक ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 37। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है, मूल संविधान में राजनीतिक दलों के संबंध में कोई मूल उल्लेख नहीं था। बिल्कुल सही बात है, मूल संविधान में नहीं था। मूल संविधान का मतलब क्या होता है, जब संविधान को निर्मित किया गया था 1949 में कंप्लीट किया गया, उस समय मूल संविधान में राजनीतिक दलों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं था। लेकिन जब आपका 52वां संवैधानिक संशोधन आता है 1985 में राजीव गांधी जी के सरकार में, तब दल बदल निरोध का कानून आता है, 10वीं अनुसूची जोड़ी जाती है और राजनीतिक दलों को संवैधानिक एक मान्यता मिल जाती है। लेकिन मूल संविधान में तो नहीं था, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट सही हो गया। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता का उपबंध है। बिल्कुल सही बात है। 52वें संवैधानिक संशोधन 1985 के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़कर राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता दी गई, यह भी सही है। अर्थात सभी कथन सही हो गए हैं। अगला प्रश्न आपका 38 नंबर पे देखते हैं। अब यहां पर आपका अगला प्रश्न, संवैधानिक संशोधनों में से कौन सा एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1955 को पारित करने के लिए किया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम को जब लाया गया था तो उसके लिए संविधान में 7वां संवैधानिक संशोधन किया गया था और इसके तहत 14 राज्यों के निर्माण की बात की गई थी और 6 यूनियन टेरिटरीज के निर्माण की बात की गई थी। तो ये चीजें आप याद रख लेना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सर्वोच्च मंत्रिमंडल कहा। NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसके लिए जो ये वर्ड यूज किया गया था, के संथानम ने कहा था। हालांकि ये सहकारी संघवाद का एक सर्वोच्च उदाहरण है, यानी सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में काम कर रही थी। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अंतरराज्यीय परिषद के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति इस परिषद का पदेन अध्यक्ष है। नहीं दोस्तों, राष्ट्रपति नहीं होता, बल्कि प्रधानमंत्री जी इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। और इसके लिए जो आर्टिकल है वो 263 में आर्टिकल है। लेकिन सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट के बाद पहली बार 1990 में इसका गठन किया गया था। उस समय जब गठन हुआ तो कौन सी सरकार थी, मैंने कई बार बताया है, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका रिप्लाई जरूर करिएगा। तो यहाँ पे आर गलत हो गया, केवल ए वाला सही होगा, अर्थात सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, सल्तनत काल में प्रांतों को विभिन्न इकाइयों में विभाजित कर जिले या सिक की स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना बलबन ने की थी और इसके मुखिया को सिकदार कहा जाता था। जैसे आज हमारे जिले के मुखिया को कलेक्टर साहब कहते हैं, वैसे सिकदार कहा जाता था।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमाएं कम से कम 3 देशों की सीमाओं को स्पर्श करती हैं? तो लद्दाख की बात कर लेंगे तो इधर पाकिस्तान मिलेगा, इधर अफगानिस्तान मिलेगा, इधर चाइना मिलेगा, तो लद्दाख तो सही है। अरुणाचल प्रदेश की बात कर लें तो अगर आप अरुणाचल प्रदेश में देखते हो तो इस तरफ आपको भूटान मिलेगा, इधर आपको चाइना मिलेगा, इधर आपको म्यांमार मिलेगा, ये भी सही है। सिक्किम की बात कर लेते हैं तो सिक्किम की अगर हम बात करते हैं तो एक तरफ आपको भूटान इस तरफ मिल जाएगा, नेपाल इस तरफ मिल जाएगा, ऊपर चाइना मिल जाएगा। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में इस साइड आपको मिलेगा बांग्लादेश, बीडी फॉर बांग्लादेश, ऊपर मिलेगा आपको भूटान और इधर मिलेगा आपको नेपाल। तो ये चारों राज्य ऐसे हैं जो 3-3 देशों के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, अर्थात ए ऑप्शन इज कलेक्ट हो गया। निम्नलिखित में से किस नगर को कोच्चि का जुड़वा नगर मानते हैं? तो एर्नाकुलम को मानते हैं। किसको? एर्नाकुलम को। अगला प्रश्न है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय संकुलनों या नगरों की संख्या कितनी है? 9। क्योंकि ऐसे नगर जिनके पास 40 लाख से अधिक जनसंख्या है, बहुत बड़ी बात हो गई। जबकि 2001 की जनगणना पे आप जब देखोगे तब केवल 7 नगर ही ऐसे थे। इन 9 नगरों में देश की कुल नगरीय जनसंख्या 21.8 निवास करती है? नहीं, 21.8 नहीं बल्कि 23.8% निवास करती है। तो इसीलिए पहला तो सही है, दूसरा गलत है, अर्थात यहाँ पे एक ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह उत्तर में ताप्ती के मुहाने से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरीप तक 1600 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में विस्तृत है क्या? बिल्कुल सही बात है। यह हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, यह भी सही बात है। इसकी औसत ऊंचाई 1300 मीटर, यही गलत है, औसत ऊंचाई दोस्तों 1200 मीटर है, तो तीसरा गलत हो गया। यह वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है, बिल्कुल ये पर्वत श्रेणी नहीं है बल्कि ये प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भ्रंश कगार है। क्या है? एक कगार है। ये वाला जो क्षेत्र होता है, ये पश्चिमी घाट जो होता है, ये कगार होता है और इसी वजह से यहाँ पर नदियां आने के बाद सीधे ऊपर से नीचे गिरती हैं, एस्चुरी बनाते हुए, ज्वार नदमुख बनाते हुए। तो ये कोई पर्वत नहीं है, तो ये बात भी सही है। तो इसलिए 1, 2, 4 यानी डी ऑप्शन केवल सही है, तीसरा वाला गलत है कि ऊंचाई इसकी 1200 मीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, मरखा घाटी की बात करें, अब यहाँ पे कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आ रही है जो सीधे सीधे आपको रटनी है। लद्दाख में स्थित है, जूकू घाटी आपके नागालैंड में स्थित है, सांगला घाटी दोस्तों उत्तराखंड में नहीं है बल्कि हिमाचल प्रदेश में किन्नौर नाम की एक जगह है, उसी के पास है ये सांगला घाटी, और युथांग घाटी सिक्किम में। तो सी वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन को 20 फरवरी 2014 को शुरू किया गया था, बिल्कुल सही, इसको मंजूरी मिल गई थी। और इस मिशन के तहत अगले 1 दशक में यानी 2024 तक 2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन आवरण का लक्ष्य रखा गया था। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, केवल 1 करोड़ भूमि थी। कितनी? 1 करोड़ भूमि पर रखना था। तो पहला तो सही है, दूसरा गलत है, अर्थात पहला ही केवल सही हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक और ध्यान देना कि केंद्र और राज्यों का परिव्यय का जो आंकड़ा है ना, वो थोड़ा अलग है, 75 to 25, यानी 75% केंद्र सरकार, 25% राज्य सरकार। और पूर्वोत्तर राज्यों की अगर हम बात करें तो 90% केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार खर्च करेगी। तो ये धनराशि भी याद रख लेना। अगला प्रश्न है, कौन से कारक महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति को प्रभावित करते हैं? कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति को प्रभावित करते हैं? पृथ्वी की आकृति करेगी, तापमान में भिन्नता करेगी, लवणता में भिन्नता करेगी, और पृथ्वी का परिभ्रमण करेगी। कि महासागर पे जो धाराएं उठती हैं, जैसे आप लोग एल नीनो की धारा कह दो, फ्लोरिडा की जलधारा कह दो, अग्लुहास की कह दो, ब्राजील की कह दो, या फिर बेंगुला की कह दो, ऑस्ट्रेलिया की कह दो। तो ये जो जलधाराएं हैं, ये इन चारों के साथ साथ अगर आप देखोगे वायु दाब पर भी निर्भर करेगी। ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है। वाष्पीकरण पर भी करेगी, साथ ही साथ हिम के पिघलने पे भी करेगी। भाई, जहां पे हिम पिघलेगा वहां पे जल की मात्रा अधिक होगी और वो कम जल की तरफ चलने लगेगी। और साथ ही साथ हवाओं पे भी निर्भर करेगी। जो आपकी भूमंडलीय स्थायी पवनें हैं, जैसे पछुआ पवन, ध्रुवीय पूर्वी पवन, व्यापारिक पवन, उन हवाओं के कारण से पानी उस तरफ से ही चलने लगेगा जिधर से हवा चलेगी। तो देखा जाए तो ये चारों फैक्टर तो हैं ही हैं, 3 और एक्स्ट्रा जो मैंने बताए वो भी याद रख लेना। अब यहाँ पे कोई शहर है और नदी के किनारे, जैसे रॉटरडम, अभी आपसे आरओ एग्जाम में पूछा गया था, राइन नदी के तट पर है। हैम्बर्ग की बात करेंगे तो हैम्बर्ग आपका एल्ब नदी के तट पर है। बुडापेस्ट की बात करें तो बुडापेस्ट आपका डेन्यूब नदी पर है। बैंकॉक की बात करें तो चायो फ्राया नदी के तट पर है। और इस चायो फ्राया नदी को मेनाम नदी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? रीजनल लैंग्वेज में मेनाम नदी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल
15 से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर स्थित नहीं होते दोस्तों, ये गलत है, पश्चिमी किनारों पर स्थित होते हैं। मैंने आपको तपस्या नोट्स में जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ा रहा था, वहां पे मैंने विश्व के जलवायु प्रदेश पढ़ाए थे, जिसमें मैंने ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्रदेश पढ़ाया, मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश पढ़ाया, सदाबहारी जलवायु प्रदेश पढ़ाया, और चीन तुल्य, लॉरेंशियल तुल्य, सवाना तुल्य। याद आ रहा है थोड़ा सा? जिसने देखा होगा। अभी मुझे लगता है क्लास वहीं पे रुकी हुई है, उसके आगे आने वाली क्लासें बची हुई हैं, वो भी आ जाएंगी, 2-4 दिन में शुरू हो जाएंगी। थोड़ा थोड़ा अभी वर्कलोड धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो वहां पे मैंने बताया था कि प्रत्येक महाद्वीपों के पूर्वी किनारे नहीं, पश्चिमी किनारों पे होती है। आप एग्जाम्पल देखना चाहोगे तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देख लो, पश्चिमी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल विस्तृत है। भारत में देख लो, पश्चिमी भारत में यानी राजस्थान गुजरात में भी है। और अगर आपको दक्षिण अमेरिका में दिखाऊं मैं, चिली और अर्जेंटीना, जहां पे अटकामा मरुस्थल है, वो भी पश्चिमी अमेरिका की तरफ है। इसका मतलब हो गया कि पश्चिमी किनारे पे ज्यादातर है। उनके पीछे क्या परिस्थितियां, ये मैंने वहां पे डिस्कस की है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। व्यापारिक पवनें जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती हैं, उनकी नमी और आर्द्रता में कमी आती जाती है, जिससे वर्षा का मान कम हो जाता है और मरुस्थल में पहुंचते पहुंचते वर्षा न्यूनतम हो जाती है, यानी शुष्क हो जाती है। और ये पश्चिम की ओर जा रही है, इसका मतलब है कि पश्चिम की ओर ही मरुस्थल बनते हैं। तो आर तो सही है, ए गलत है, इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। स्टॉकहोम समझौते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कूट के माध्यम से सही कथन चुनें। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में 5 जून 1972 के स्टॉकहोम में पर्यावरण सुरक्षा हेतु विश्वव्यापी स्तर का प्रथम प्रयास था। बिल्कुल सही बात है या गलत है? बिल्कुल सही है। दूसरा, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाते हुए राजनीतिक चेतना जागृत करना और आम जनता को प्रेरित करना। यह भी सही है, पहला भी सही, दूसरा भी सही। इस सम्मेलन में ही 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया गया था। यह भी सही है। और इस सम्मेलन में पर्यावरण संकट को दूर करने के लिए 25 सूत्री घोषणा पत्र भी लाया गया था। यह भी सही है। यानी 1, 2, 3, 4 ये चारों ही स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। अब यहां पर अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। निम्नलिखित विटामिनों में से किन किन का आंत के बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषण होता है? जो आपके आंतों में जो बैक्टीरिया पाई जाती है ना, ठीक है, आपके आंतों में, उसमें किसका किसका संश्लेषण कर सकते हैं? तो अगर आप देखोगे कि विटामिन B6 का संश्लेषण कर सकते हैं, विटामिन B12 का कर सकते हैं, और विटामिन H बायोटीन का कर सकते हैं, परंतु विटामिन B3 का नहीं कर पाते। तो 1, 2, 3 आपके सही हो जाएंगे। ठीक है। अब यहां पे अगर हम देखें विटामिन B6 की बात करें तो इसका जो साइंटिफिक नेम होता है उसे हम कहते हैं पायरोडॉक्सिन। क्या कहते हैं? पायरोडॉक्सिन कहते हैं। और अगर विटामिन B12 की बात करेंगे तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है साइनोकोबालामीन, कोबालामीन होता है इसका नाम। और अगर हम विटामिन B3 की बात करें तो इसको हम कहते हैं पायरेडिन। और विटामिन H को बायोटीन कहा ही जाता है। लेकिन जो आंत के जीवाणु हैं या आंत के बैक्टीरिया, उनके द्वारा केवल 1, 2, 3 इन्हीं 3 का ही संश्लेषण किया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर उपकला ऊतक। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यूज मतलब उपकला ऊतक छत ऊतकों पर शीघ्रता पूर्वक पुनर्उत्पादित होकर घावों को भरने में सहायता करते हैं। छत ऊतक का मतलब होता है जो हमारे टिश्यू डैमेज हो जाते हैं या चोट लग जाती है, कट फट जाते हैं, तो उस पर तुरंत एक लेयर बनाने का प्रयास करते हैं 1 से 2 दिन में, और फिर उसको सेव कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर स्किन भी क्या है? एक एपिथेलियल ऊतक यानी उपकला ऊतक जो एक कवर प्रदान करती है। तो बिल्कुल सही है। उपकला कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता के कारण पुनर्उद्भवन की क्षमता बहुत अधिक होती है, इस वजह से ये काम कर पाती हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लार भोजन के साथ आए बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। बिल्कुल सही। जब आप भोजन करते हो तो भोजन के आसपास आपको तो पता नहीं चल रहा है, आपके पास माइक्रोस्कोप तो लेकर बैठे नहीं हो, बहुत सारे छोटे छोटे फंगस, वायरस, जीवाणु बहुत सारे आसपास घूमते हैं। और जैसे ही आप भोजन को उठा के मुंह में डालने का प्रयास करते हैं, ठीक है, जैसे ही आप भोजन को उठा के मुंह में डालने का जब प्रयास करते हैं तो खाते समय आपके उस भोजन के साथ आसपास के जितने भी एटमॉस्फेरिक जीवाणु है वो भी मुंह के अंदर घुस जाते हैं, और जिससे हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो। तो लार में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जो इनको नष्ट कर देते हैं और फिर हमारा खाना सुरक्षित होता है। कौन से ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो इसको नष्ट कर देते हैं? तो उस एंजाइम का नाम याद रख लेना दोस्तों, पॉलीसैकेराइड। क्या कहते हैं उसे हम?
पॉलीसैकेराइड एंजाइम। ये एंजाइम पाया जाता है आपके किसमें, लार में, और ये इसको नष्ट कर देता है। तो पहला सही है। दूसरा, लार में माल्टेज एंजाइम भी पाया जाता है, बिल्कुल लार में माल्टेज भी पाया जाता है और टाइलिन भी पाया जाता है। टाइलिन कह दीजिए या टाइलिन कह दीजिए। लेकिन माल्टेज एंजाइम क्या करता है, जो माल्टेज नाम की जो हमारा शर्करा होती है, माल्टेज शर्करा, इसको आगे चल के ग्लूकोज में तोड़ देता है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ए और आर दोनों ही सही है, लेकिन व्याख्या एक दूसरे की नहीं कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, लाइकेन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, लाइकेन कवक और शैवालों के बीच सहयोग से बने सजीवी पादप हैं, बिल्कुल सही है। लाइकेन के कवक घटक को माइकोबायंट और शैवाल वाले को फाइकोबायंट कहते हैं, यह भी सही है। लाइकेन उपोष्ण कटिबंधीय वनों में बहुतायत से पाते हैं, यही गलत है, क्योंकि लाइकेन उपोष्ण कटिबंधीय नहीं, उष्ण कटिबंध में पाए जाते हैं। कहाँ पे, उष्ण कटिबंध में। और लाइकेन में चट्टानों का क्षरण करके खनिजों को अलग करने की क्षमता होती है, यह भी सही बात है। तो यहाँ पे उपोष्ण नहीं होगा, उष्ण होगा, तो इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे करंट अफेयर्स का है, अंतर एजेंसी अंतरिक्ष मलबा समन्वय समिति की 42वीं बैठक में इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य निर्धारित किया दोस्तों। तो 2030 तक लक्ष्य निर्धारित किया गया। हालांकि इसका गठन जो है कि 1993 में किया गया था। अगला है, हाल ही में किस देश को पीछे छोड़कर भारत ने सौर ऊर्जा के उत्पादन में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो जापान को छोड़ा है दोस्तों। जापान अब चौथे नंबर पे आ गया है। फर्स्ट नंबर पे अगर आप देखोगे तो फर्स्ट पे मिलेगा आपको चाइना, सेकंड पे मिलेगा आपको यूएसए और थर्ड पे हमारा हो जाएगा इंडिया। तो इंडिया ने जापान को पछाड़ते हुए इस तरीके से अचीवमेंट को हासिल किया है। अगला प्रश्न है 58, यहाँ पे यंत्र दिए हुए और उनके द्वारा मापन करने की जो विधि होती है, जैसे कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए, एंटीनोमोमीटर के द्वारा सौर विकिरण का मापन होता है, सही है। एटमोमीटर के द्वारा वाष्पीकरण का मापन होता है, सही है। बोलोमीटर के द्वारा ऊष्मीय और विद्युतीय चुंबकीय विकिरण संसूचक यंत्र होता है, यह भी सही है। लेकिन एनीमोमीटर, ध्यान से समझो, एनीमोमीटर दोस्तों किसको करता है, वायु वेग मापी है, यानी कि वायु के वेग को मापता है ये। और जबकि पौधों की वृद्धि के मापन के लिए आपका होता है क्रेस्कोग्राफ। क्या होता है, क्रेस्कोग्राफ, ये होता है आपका क्रेस्कोग्राफ। तो इस तरीके से आपका डी वाला गलत है, क्योंकि एनीमोमीटर के द्वारा हम वायु के वेग को मापते हैं और जबकि पौधों की वृद्धि के मापन के लिए क्रेस्कोग्राफ का यूज करते हैं। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो पलायन वेग कितना बढ़ाना पड़ेगा कि वह पिंड ऊर्ध्वाधर फेंकने पर पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए। इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो पलायन वेग होता है, पलायन वेग की वैल्यू क्या होती है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी अगर हम इस वेग से किसी वस्तु को फेंक रहे हैं ना, तो एक सेकंड में 11 किलोमीटर दूर जा सकती है, वो एक सेकंड में 11 किलोमीटर दूर चली जाएगी। लेकिन पलायन वेग पे द्रव्यमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप चाहे जो है कि द्रव्यमान को घटाओ बढ़ाओ, उससे मतलब नहीं होता। तो द्रव्यमान चाहे दोगुना करो चाहे 3 गुना, पलायन वेग पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न है, सरल आवर्त गति करने वाला पिंड जब अपने मध्यमान स्थिति से गुजरता है, यानी कुछ इस तरीके से ऐसे गुजरता है मध्यमान स्थिति से, यहां से, तो उस पर क्या क्या परिवर्तन होता है। तो आप देखोगे उस पर कोई बल कार्य नहीं करता, बिल्कुल फ्री फॉल करता है। उसका त्वरण शून्य हो जाता है, यह भी सही है। लेकिन उसका वेग न्यूनतम नहीं होता, बल्कि क्या होता है, अधिकतम होता है। वो जिस तरीके से यहां आता है ना, फिर यहां से स्पीड पकड़ता है, फिर यहां आके फिर स्पीड पकड़ता है, तो वेग उसका अधिकतम होता है, न्यूनतम नहीं होता। गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, ये बात सही है। तो तीसरा वाला गलत है, बाकी 1 2 4 सही, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे 61 को देख लेते हैं। अल्फा किरणों की भेदन क्षमता बीटा किरणों की अपेक्षा अधिक होती है, गलत। बीटा किरणों की भेदन क्षमता ज्यादा होती है, तो पहला गलत हो गया। लेकिन अल्फा किरणों की आयनकारी क्षमता बीटा किरणों की अपेक्षा अधिक होती है, यह बात सही है। अल्फा वालों की आयनकारी क्षमता तो अधिक है, लेकिन भेदन क्षमता अधिक नहीं है, इसलिए केवल दूसरा ही सही है। अगला प्रश्न है, निम्न धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के क्रम में अधिक से कम की ओर लगाना है। जो सबसे ज्यादा क्रियाशील है उसको पहले लगाओ। तो इस ऑप्शन में दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग पोटेशियम सबसे ज्यादा क्रियाशील है, सबसे ज्यादा क्रियाशील होती है पोटेशियम। उसके बाद सोडियम भी है दोस्तों, और इसीलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में सुरक्षित करके रखा जाता है कि ताकि रिएक्ट ना करे किसी से। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कैल्शियम आता है, और कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम आता है, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम आता है, फिर जस्ता आता है। ये सब कम होते जा रहे हैं, यानी एल्यूमिनियम जस्ता बहुत ही कम जो है कि क्रिया करते हैं किसी से, बहुत कम। लेकिन पोटेशियम सोडियम सबसे ज्यादा, इसलिए 3 4 2 1 ऑप्शन सही होगा। अप्रैल 2024 में उत्तर प्रदेश के 6 नए उत्पादों को जीआई टैग मिला है। कौन कौन से? तिरंगी बर्फी भी है। तिरंगी बर्फी कहां से दोस्तों? ये वाराणसी से है हमारे। थारू कढ़ाई की बात करेंगे तो थारू कढ़ाई आपके लखीमपुर खीरी से है। जरदोजी शिल्प की बात करेंगे तो ये आपके बरेली से है। और हैंड ब्लॉक प्रिंट
हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल्स की बात करेंगे तो ये हापुड़ या पिलखुआ नाम की एक जगह आती है हापुड़ में, वहां से संबंधित है। और इसमें बेंत और बांस शिल्प को भी दिया गया जो कि बरेली से ही संबंधित है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 64 है। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, ध्यान देना, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कंपनी के संदर्भ में पूछा जा रहा है, यानी जो उर्वरक निर्माण करने की कंपनी है। इस कंपनी को अप्रैल 2024 में नवरत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया है क्या? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना अगस्त 1974 में की गई, यह भी सही है। इसका पंजीकृत कार्यालय, रजिस्टर्ड जो ऑफिस है वो तो नई दिल्ली में, लेकिन इसका कॉर्पोरेट कार्यालय मुंबई में नहीं है दोस्तों, नोएडा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नोएडा में। इसलिए पहला, दूसरा, तीसरा सही है। और ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है उर्वरक को बनाने में, जबकि इससे पहले कौन सी है? इफ्को होगी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका। 5 जुलाई 2021 को निपुण भारत मिशन को लॉन्च किया गया, बिल्कुल सही बात है क्या? हाँ, बिल्कुल सही है। और इसका उद्देश्य कक्षा 3 के स्तर तक के बच्चों को बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक योग्यता सुनिश्चित करना है, यह भी सही है। जो लोग बेसिक एजुकेशन के टीचर होंगे, प्राइमरी टीचर, उनको पता होगा निपुण भारत मिशन के बारे में कि क्या होता है और कक्षा 3 तक कैसे इसको हम निपुण करते हैं। लोग जो है कि BSc BO सब परेशान करते रहते हैं, निपुण कब होगा, निपुण कब होगा स्कूल, और बच्चे और टीचर दोनों ही निपुण हो चुके हैं। निपुण की फुल फॉर्म होती है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, मिशन अमृतसर सरोवर का प्रारंभ 24 जून 2022 को किया गया। तो यहाँ पे ये अमृत सरोवर की बात है, अमृत सरोवर नहीं। जो अमृत सरोवर खोलने की बात हो रही थी वाटर कंजम्पशन के लिए, तो 24 जून नहीं था दोस्तों, वो था आपका 24 अप्रैल 2022। तो पहला गलत हो गया महीने के हिसाब से। और इसका उद्देश्य भविष्य की पीढ़ी के लिए जल संग्रह और संरक्षण को बढ़ावा देना है, यह बात सही है, इसलिए केवल दूसरा सही हो जाएगा। और आपको बता दें, पूरे भारत में सबसे पहले इसकी शुरुआत रामपुर से की गई थी। कहाँ से? यूपी के रामपुर से शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, नेम के बारे में, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी राष्ट्रीय कृषि बाजार के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? यहां पर देखेंगे कि इसके इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल ई नेम का शुभारंभ 14 अप्रैल 2016 को किया गया, सही है बिल्कुल। यह कृषि वस्तुओं के लिए सर्व भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल यानी कि पूरे भारत में एक जैसा काम करेगा, यह भी सही है। यह किसानों के लिए राष्ट्रव्यापी बाजार सुलभ कराता है, जिसमें उसके उत्पाद की गुणवत्ता के अनुरूप कीमत मिलती है। यानी कि राष्ट्रव्यापी का मतलब किसान केवल अपने जिले में ही नहीं बेचेगा, बल्कि अपने जिले से दूसरे जिले के, दूसरे राज्यों को भी बेच सकता है। पूरा का पूरा नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट पे पूरे भारत की सारी मंडियां इस पर रजिस्टर्ड हो जाती हैं, तो कहीं पर भी बेच सकता है। और तीनों ही बातें यहाँ पे सही कही गई है। अगली बात करेंगे, भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली आधारित है किस पे? न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है। जब भी भारत मुद्रा संबंधी नोटों का निर्गमन करता है, नए नोट जारी करता है, तो आरबीआई को एक न्यूनतम कोष प्रणाली को फॉलो करना पड़ता है कि उसके पास कम से कम 200 करोड़ रुपए की पूंजी होनी चाहिए, जिसमें लगभग 115 करोड़ रुपए का गोल्ड और लगभग 85 करोड़ रुपए की फॉरेन करेंसी भी होनी चाहिए, तभी वो नोट को निर्गमित कर सकता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी के माता पिता का रुधिर वर्ग माता का ए और पिता का ए है, तो उसके बच्चों की संभावना क्या होगी? ओ भी हो सकता है, ए भी हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए भी हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 सारे उसकी पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी। अगला प्रश्न है, इंटरफेरॉन की खोज आइजैक्स और लिंडमैन नामक वैज्ञानिकों ने की थी, बिल्कुल सही बात है। 1957 में इसकी खोज की गई थी, पहला तो सही हो गया। इंटरफेरॉन वायरस संक्रमित कोशिकाओं द्वारा उत्पादित वे प्रोटीन होते हैं जो अन्य स्वास्थ्य कोशिकाओं को विषाणुओं से सुरक्षा प्रदान करते हैं। सिंपल भाषा में कहें कि जब आप वायरस से संक्रमित होते हो ना, तो हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं वो एक इंटरफेरॉन नाम का एक प्रोटीन रिलीज करती हैं। किस लिए? कि ताकि हमारी कोशिकाएं सुरक्षित हो सकें और ये जो वायरस है वो मर जाए। कई बार ऐसा होता है कि इंटरफेरॉन जो प्रोटीन है वो कमजोर पड़ जाता है वायरस के सामने। अब जैसे जुकाम हो गया, जुकाम कैसे होता है भाई? आपको जो स्नीज होता है वो कैसे होता है? वायरस से होता है, क्योंकि आसपास कोई अगर व्यक्ति है जिसको जुकाम है और उसने अगर छींका तो उसके पार्टिकल्स में से क्या होता है, कुछ वायरस हमारी नाक में चले जाते हैं। तो जुकाम का जो वायरस होता है थोड़ा कमजोर होता है और इसके लिए इंटरफेरॉन प्रोटीन ही काम कर जाता है, इसलिए 3 दिन में जुकाम हमारा खत्म हो जाता है। लेकिन अगर वहीं कोविड जैसा वायरस आ जाए, इंसेफेलाइटिस जैसा वायरस आ जाए, डेंगू जैसा वायरस आ जाए, तो यहाँ पे इंटरफेरॉन की प्रोटीन रिलीज तो होती है लेकिन काम नहीं कर पाती उतनी एक्टिव तरीके से, जिसकी वजह से हमारी तबीयत बिगड़ती चली जाती है और इंटरफेरॉन प्रोटीन कुछ भी काम नहीं कर पाती है। तो इसलिए दूसरा भी सही है और इसलिए 1 और 2 दोनों सही है। तो इंटरफेरॉन प्रोटीन समझ लिया आपने। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही नहीं है? मानव की खोपड़ी में कुल 29 अस्थियां होती हैं, बिल्कुल सही बात है। मानव में 14 जोड़ी पसलियां होती हैं, नहीं दोस्तों 12 जोड़ी होती हैं,
ठीक है, कितनी होती है? 12 जोड़ी, यानी कि जो 24 पसलियां होती हैं आपके सीने के सामने, वक्ष के सामने क्या होती हैं? जो 24 पसलियां होती हैं ना, जो शोल्डर से शुरू होकर पीछे मतलब पेट के अपर पार्ट तक जाती है, तो 24 होती हैं, इसलिए दूसरा तो गलत हो गया। मानव के दोनों अग्रपादों यानी दोनों हाथों में कुल 60 हड्डियां होती हैं, और इसी तरीके के पश्चपादों अर्थात दोनों पैर में भी कितनी होती है? 60 हड्डियां होती हैं। तो 60 और 60 120 तो यहीं पे मिल गई। और बाहों को कंधे पर जोड़ने वाले भाग को अंश मेखला कहते हैं। जो आपकी बॉडी है और जो शोल्डर है जहां पे वो जुड़े हुए हैं उसको अंश मेखला कहते हैं। तो इस तरीके से 71 का हो जाएगा बी वाला गलत। अगला प्रश्न, ब्रायोफाइटा संघ के बारे में कौन सा कथन गलत है? भाई इसमें संवहन ऊतक तथा वास्तविक जड़ों का अभाव होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वास्तविक जड़ें यहाँ पे नहीं पाई जाती हैं, बल्कि यहाँ पे मूलाभास पाए जाते हैं। क्या पाए थे? मूलाभास। अब वास्तविक जड़ें किसे कहते हैं? जो पेड़ की प्रॉपर जड़ होती है जमीन के अंदर, जो वाटर को कंज्यूम करती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, केवल मूलाभास होता है। दूसरा, इसमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार के जनन हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। साथ ही साथ सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा का पौधा ड्रासोनिया होता है, यह भी सही है। ब्रायोफाइटा के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायक नहीं होते, ऐसी बात नहीं है। किसी भी प्रकार का पौधा होगा वो मृदा अपरदन को जरूर रोकेगा, क्योंकि मृदा अपरदन का मतलब हो गया कि जहां पे मिट्टी कमजोर हो जाती है और वो बह जाती है पानी से, जबकि जहां कहीं भी पौधे होंगे तो उनकी जड़ों की वजह से मिट्टी वहां की मजबूत रहती है। इसीलिए डी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित दलहनी फसलों में पाई जाने वाली प्रोटीन की मात्रा का क्रम क्या है, अधिक से कम की ओर? तो आप देखो, सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है लगभग 42 से 45% आपको मिलेगी सोयाबीन में। अरहर में मिलती है लगभग 21 से 22%, उड़द में मिलती है लगभग 24% और मूंग में मिलती है लगभग 25%। तो इस तरीके से आपका 4, 3, 1, 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है मरवाड़ी, ठीक है, या भातवाड़ी का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? तो ये जो युद्ध हुआ था दोस्तों 1624 ईस्वी में मुगलों और अहमदनगर के बीच हुआ था, और अहमदनगर यहाँ पे जीत गए थे, यानी मुगलों की हार हो गई थी इसमें। अब डचों के बारे में जरा प्रश्न पढ़ लेते हैं। डचों के संबंध में कौन सा कथन सही है? 1595-96 ईस्वी में कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में पहला डच अभियान दल पूर्वी जगत में पहुंचा। पूर्वी जगत में पहुंचा, बिल्कुल सही बात है, पहला स्टेटमेंट। तो फिर देखते हैं 1602 ईस्वी में स्थापित डच कंपनी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड को हॉलैंड सरकार द्वारा प्रारंभ के 51 वर्षों के लिए भारत और पूर्वी जगत के साथ व्यापार करने, आक्रमण और विजय करने के संबंध में अधिकार दिए थे। तो ऐसा नहीं है, इनको केवल और केवल 21 वर्षों के लिए दिया गया था। जैसे आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी को शुरू में 15 वर्ष के लिए दिया गया था एलिजाबेथ के द्वारा, लेकिन बाद में जो जॉर्ज पंचम आते हैं कि कौन चार्ल्स पंचम आते हैं जो राजा, उन्होंने अनलिमिटेड कर दिया। कुछ ऐसा था ना, स्टोरी मुझे थोड़ी सी कंफ्यूज हो रहा है। तो यहां पर इनको भी 21 वर्षों के लिए बस इनको सुविधा मिली थी। तो दूसरा तो गलत हो गया। डचों ने भारत में मसाले के व्यापार को बढ़ावा दिया, यह भी गलत है। डचों ने मुख्य रूप से कपड़ों के व्यापार को बढ़ावा दिया, सूती वस्त्रों को, जबकि पुर्तगालियों ने मसाले के व्यापार को बढ़ावा दिया। औरंगजेब ने 1664 ईस्वी में 3.5% वार्षिक चुंगी पर बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार डचों को दिया था, यह बात सही है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 51 ने 21 वर्ष। तीसरा भी गलत है, मसाले नहीं कपड़े के व्यापार के लिए। तो 2 और 3 गलत है, सही पूछ रहा है 1 और 4 सही हो गया। अगला प्रश्न यहां पर देखते हैं हम लोग, अंग्रेजों के विरुद्ध हुए निम्न विद्रोहों को उनके सही काल क्रम में लगाना है। तो देखिए, खासी विद्रोह जो कि कहां पे हुआ? मेघालय में हुआ था। कब हुआ था ये? 1828 से 33 के बीच में होता रहा। चुआर विद्रोह की बात करेंगे तो ये लगभग 1766 से लेकर 1766 से लेकर 1772 तक होता रहा। कोल विद्रोह की बात करेंगे तो ये लगभग 1829 से लेकर 39 तक चलता रहा। और रंपा विद्रोह जो कि आंध्र प्रदेश में हुआ था, ये आपके 1879 में हुआ था। अब इस आधार पे जब आप इनका कालक्रम लगाओगे तो 2 1 4 3 यानी सबसे पहले चुआर विद्रोह, फिर खासी विद्रोह, फिर कोल विद्रोह और फिर सबसे लास्ट में रंपा विद्रोह आएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में लगाना है। सीधी कार्यवाही दिवस, जिसको हम लोग कहते हैं प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, जिसमें जिन्ना ने कहा था कि हम पाकिस्तान को लेकर रहेंगे चाहे लड़कर ही क्यों ना लें, तो इसको तो किया गया था 16 अगस्त 1946 में। संविधान सभा का जो चुनाव किया गया था, चयन किया गया था, वो किया गया था आपके जुलाई 1946 में। कैबिनेट मिशन का भारत में जो आगमन हुआ था वो हुआ था आपके 24 मार्च 1946 में। शाही नौसेना का विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था आपके 18 फरवरी 1946 में। तो देखिए सारी घटनाएं 46 में ही है, लेकिन मंथ के हिसाब से जब आप देखोगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 3 2 1। यानी सबसे पहले शाही नौसेना का विद्रोह हुआ, फिर कैबिनेट मिशन हुआ, फिर संविधान सभा का चुनाव और फिर सीधी कार्यवाही दिवस। अगला प्रश्न है,
पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के समय भारत का वायसराय हार्डिंग द्वितीय था। बिल्कुल सही बात है, 1916 में स्थापना की गई थी। जितने लोग भी बीएचयू यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, क्योंकि मैं खुद भी वहां से पढ़ा हूं या अभी भी पढ़ रहे हैं, तो अपने आईडी कार्ड को उठाओगे, जब आप बीएचयू का आईडी कार्ड होता है जिसमें एक तरफ तो हमारा बीएचयू का कुल गीत लिखा जाता है, ठीक है, और एक तरफ बीएचयू की स्थापना के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां दी गई। वहां पढ़ोगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में इसकी स्थापना हुई थी। डीके कर्वे द्वारा पुणे में महिला महाविश्वविद्यालय की स्थापना के समय भारत का वायसराय चेम्सफोर्ड था, तो यह भी बात सही है। तो इस तरीके से आपके दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न, एडी गोरवाला समिति की अनुशंसा पर किस एक की स्थापना की गई थी? तो इस गोरवाला समिति की अनुशंसा पर एसबीआई की स्थापना की गई थी और 1 जुलाई 1955 को ही इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में किया गया, ये बात सही है। और साधन लागत पर राष्ट्रीय आय में अप्रत्यक्ष करों को शामिल नहीं किया था, यानी कि फैक्टर कॉस्ट पे। बिल्कुल सही बात है। जब फैक्ट्री से बाहर निकलता है कोई माल, प्रोडक्ट तैयार होके बाजार में बिकने के लिए, तब मार्केट वैल्यू जब होती है तो उसमें क्या होता है, जीएसटी को ऐड किया जाता है। इसीलिए जीएसटी ग्राहक से ली जाती है, कंपनी या फैक्ट्री से नहीं ली जाती है, तो उसमें ऐड नहीं किया जाता है। हालांकि वर्तमान में राष्ट्रीय आय का जो आधार वर्ष है नेशनल इनकम को काउंट करने का, वो 2011-12 है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के ग्राहकों को एक शीघ्र शिकायत निवारण व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए बैंकिंग लोकपाल नामक संस्था का गठन किया गया। कब किया गया? जून 1995 में। कैश काउ, ये किससे संबंधित है? शेयर बाजार से संबंधित है। कैश काउ किसे कहते हैं? ये ऐसे शेयर को कहा जाता है जो लगातार अच्छा लाभ देता हो या लगातार प्रॉफिट देता रहता है, उसी को हम कैश काउ कह देते हैं। जैसे गाय को क्या मानते हैं हम? सकारात्मक मानते हैं, क्योंकि गाय हमें दूध भी देती है, गाय की हम पूजा भी करते हैं, गाय के घर में रहने से शांति, सुख, समृद्धि की वृद्धि होती है, तो हमारे लिए पॉजिटिव होती है गाय को पालना। ठीक उसी प्रकार से कैश काउ इसके लिए भी कहता है कि एक ऐसा शेयर जो गाय की तरह क्या कर रहा है, पैसे का पैसा ही दिया जा रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पे सीयर या सीरी शब्द को व्यक्त किया जाता है किससे समय? समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रम से एक निश्चित स्थान पे बदलता है। यानी जब हम जीवीय अनुक्रमण की घटना को पढ़ते हैं, बायोटिक सक्सेशन को पढ़ते हैं, तो वहां पे जो पार्टिसिपेट करता है जैविक घटक, उसी को हम सीरी कहते हैं। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पे भारत की प्रथम कार्य योजना 2008 में लोकार्पित की गई, जिसमें 8 मिशन को चयनित किया गया। कार्बन व्यापार का संबंध क्योटो प्रोटोकॉल से है, तो यह भी सही है दोनों। अगला प्रश्न यहाँ पे, वन्य जीव विहार या पक्षी विहार जो किस राज्य से संबंधित नहीं है, इसको पूछा जा रहा है। तो देखिए, कारीकिली तमिलनाडु में, चिनार केरल में, सत्यमंगलम तमिलनाडु में, लेकिन पापीकोंडा तो आप साउथ की मूवी में भी देख सकते हो, आंध्र प्रदेश में आता है पापीकोंडा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न आपका दे रहा है कि स्थापत्य कला और निर्माणकर्ता। जैसे बुलंद दरवाजा की बात करें तो अकबर ने जब गुजरात की विजय की थी ना, और जब पहली बार उसने जाके समुद्र को देखा तो कहता वाह क्या समुद्र है, ठीक है, तो इसको अकबर ने बनवाया था। मोती मस्जिद देखिए 2 बनी हुई है, एक आगरा वाले लाल किले में बनी हुई है और एक दिल्ली वाले लाल किले में बनी हुई है। तो मोती मस्जिद जो आगरा की होगी ना, तो मोती मस्जिद जो आगरा वाली है ना दोस्तों, उसकी स्थापना शाहजहां ने की है। एतमाद-उद-दौला का मकबरा भाई नूरजहां ने बनवाया, और मोती मस्जिद जो दिल्ली में उसको औरंगजेब ने बनवाया था। तो 86 का हो जाएगा 2, मतलब बी वाला ऑप्शन। अगला है, भक्ति काल के संतों में किस एक की रचनाएं अभंग के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो किसकी है भाई? नामदेव की अभंग के नाम से प्रसिद्ध है, और ये वरकरी संप्रदाय से प्रभावित थे और साथ ही इस्लाम धर्म से भी प्रभावित थे। और जो सिखों का गुरु ग्रंथ साहिब ग्रंथ है ना, आदि ग्रंथ जिसको कहते हैं, उनमें भी इनके विचार देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बाबर से संबंधित नहीं है? भाई शाहरुख नामक चांदी का उसने सिक्का चलाया था, बिल्कुल सही। तुर्की भाषा में एक काव्य संग्रह दीवान का भी संकलन किया था, यह भी सही है। और कलंदर की उपाधि भी धारण की थी उसने, यह भी सही है। लेकिन मच्छीवाड़ा का युद्ध नहीं लड़ा था। मच्छीवाड़ा का युद्ध 15 मई 1555 को लड़ा गया था हुमायूं के द्वारा। जब हुमायूं भाग गया था 1540 में, शेरशाह सूरी अफगान शासक ने मार के भगा दिया था। चौसा और कन्नौज का युद्ध था ना, ठीक है, चौसा और बेलग्राम का युद्ध, तो उसके बाद भगा दिया था। और 1540 के बाद दोबारा ये 1555 में आता, जिसको सिंध मच्छीवाड़ा का युद्ध या सरहिंद का भी युद्ध कहते हैं, इसको सरहिंद का भी युद्ध कहा जाता है, ठीक है। और वहां पे इसने पंजाब में अफगान शासकों को हराया और फिर दिल्ली में पुनः ये गद्दी प्राप्त करता है। तो कई बार ये प्रश्न बन जाता है कि मुगल शासक में कौन सा ऐसा शासक था जो 2 बार गद्दी पे बैठा? एक बार तो बैठता है अपने पिता की मृत्यु के बाद 1530 में, और दूसरी बार बैठता है 1555 में आके, तो ये वाला गलत हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी महत्वपूर्ण कृति तुगलकनामा है भैया? तुगलकनामा जो है कि किसकी एक महत्वपूर्ण कृति है, तो ये किसने लिखी थी? ये अमीर खुसरो ने लिखी थी। असल में हाँ, अमीर खुसरो ने इसको लिखा है। और गियासुद्दीन तुगलक की विजय गाथा के संबंध में, गियासुद्दीन तुगलक की विजय गाथा के बारे में। अलबर्नी की बात करेंगे तो इसने किताबुल हिंद पुस्तक लिखी है। किसने लिखी? किताबुल हिंद। अलबर्नी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था ना। और मिनहाज की बात करेंगे तो मिनहाज ने तबकात ए नासरी, क्या लिखा है? तबकात ए नासरी पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा रहा असत्य कथन। तो देखिए, चीनी यात्री इत्सिंग 670 ईस्वी में नालंदा आया था, सही है। हर्षवर्धन ने अपने प्रारंभिक जीवन में शैव धर्म को अपनाया था, बिल्कुल सही। आगे चल के वो बौद्ध धर्म अपना लेता है। हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका रत्नावली के साथ नागानंद, दोस्तों ये रचना लिखता है वो, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद लिखता है। जबकि हर्षचरित कौन लिखता है? उसका दरबारी कवि लिखता है, जिसका नाम क्या है? बाण भट्ट। इसीलिए ये वाला गलत हो गया। और ह्वेनसांग 645 ईस्वी में चीन वापस लौट गया था। अगला प्रश्न है, प्राचीन संगम युग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो वर्ण व्यवस्था प्रचलित नहीं थी, यह बात सही है। सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, यह गलत है, क्योंकि उस समय सती प्रथा का प्रचलन था। वस्त्र उद्योग सर्वाधिक प्रचलित था और वैदेशिक व्यापार भारतीय पक्ष में था। तो यहाँ पे केवल और केवल कौन सा गलत हुआ? बी वाला, कि सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, यह बात गलत है। संगम युग में भी इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं। 220 ईसा पूर्व में चीन की महादीवार, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, इसका निर्माण कराया गया था सी हुआंग ती द्वारा कराया गया था, जो सामान्यतः जो सीथियन शक थे ना, उनके हमले से अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए इसका निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न भी बहुत कॉमन है, दिल्ली सल्तनत में उपरोक्त जो सत्ताधारी किए थे, इनमें सबसे लंबा शासनकाल किसका था, सबसे छोटा, उसके आधार पे आपको बताना है। तो देखिए, अगर आप मामलुक वंश की बात करोगे, मामलुक वंश को ही हम लोग गुलाम वंश कहते हैं, तो इन्होंने शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक से, 1206 से लेकर 1290 तक शासन किया, ठीक है। और अगर इस तरीके से देखा जाए तो ये लोग 84 साल तक शासन कर पाए थे केवल भारत पे। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आपके आएंगे जब 1290 के बाद खिलजी वंश आता है। 1290 से लेके 1320 तक टोटल 30 साल इन्होंने शासन किया। फिर 1320 से लेकर 1414 तक तुगलक वंश रहेगा, 1320 से लेकर 1414 तक, जो लगभग 94 वर्ष तक शासन कर पाते हैं सबसे अधिक। उसके बाद 1414 में आपके सैयद बंधु आ जाते हैं और इन्होंने लगभग 1450 तक शासन किया। उसके बाद लोधी वंश आते हैं लगभग 1451 से लेकर 1526 तक, जब इब्राहिम लोधी आखिरी शासक मारा जाता है और बाबर सत्ता धारण कर लेता है। तो इस तरीके से आप देखोगे सबसे अधिक 94 वर्ष तक रहे ये लोग तुगलक वंश। इसके बाद अगर आप देखोगे ममलूक वंश आएगा 84 वंश ईयर तक रहे। उसके बाद आप देखोगे लोधी वंश आएंगे 76 साल तक। उसके बाद सैयद वंश आएंगे आपके 36 साल तक और सबसे लास्ट में खिलजी वंश आएंगे 30 साल तक। तो इस तरीके से 93 का हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पेड़ पौधे अपना जो भोजन बनाते हैं पत्तियों में बनाते हैं, जिसमें स्ट्रोमाटा होता है और वहां पे हरित लवक भी पाया जाता है और उसी हरित लवक में क्लोरोफिल में मैग्नीशियम भी पाया जाता है। तो बिल्कुल सही है। और इसमें मौजूद वर्णकों की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इसमें पर्णहरित भी पाया जाता है, जिसको हम क्लोरोफिल भी कहते हैं, कैरोटीन भी होता है और जेंथोफिल भी होता है। तो ये सभी लवक होते हैं, इसी वजह से कोशिका यहाँ पे घर में अपना खाना बना पाती है। तो ये दोनों ही बातें सही हैं और व्याख्या भी सही है। अगला प्रश्न है आपका, हमारे भोजन में आहारी रेशों की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है। जैसे आप देखो, दाल हो गया, साबुत खाद्यान्न जो खड़े अनाज होते हैं, आलू हो गया, ताजे फल हो गया, सब्जियां हो गई। और आहारी रेशे हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते, ये बात सही है। आहारी रेशे कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते। इनका बस इतना ही महत्वपूर्ण योगदान होता है कि आपके पेट में जो अपच भोजन होता है, यानी कि जो पचा हुआ भोजन नहीं होता, उसको मल के रास्ते से बाहर निकालने का काम इन्हीं के द्वारा किया जाता है। इसीलिए अपने दैनिक जीवन में हमें आहारी रेशे खाते रहना चाहिए, ताजे फल, सब्जियां, आलू वगैरह, जिससे आपके पेट का डाइजेशन भी अच्छा रहे। अब पूछ रहा था यहाँ पे असत्य कौन सा, तो ना तो पहला गलत है ना ही दूसरा, यानी दोनों ही सही है। कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है दोस्तों, तो जर्कोनियम रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 40 है, जबकि जितने भी रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं उनका परमाणु क्रमांक 80 से अधिक होता है। तो कौन कौन से हो गए, जैसे फ्रेंसियम हो गया, एस्टेटाइन हो गया, ट्रिटियम हो गया, ये सभी का परमाणु क्रमांक 80 से अधिक है, इसलिए ये सभी रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। रक्त में प्रति स्कंद पदार्थ कौन सा होता है, यानी रक्त की जो क्लॉटिंग रोकने का काम। जैसे आपको कभी चोट लग जाए तो क्या होता है, 2-4 मिनट ब्लड निकलता है, फिर 5-6 मिनट बाद ब्लड का रुक जाता है, यानी कि थक्का बन जाता है। तो ये हिपैरिन की वजह से होता है। और हिपैरिन क्या होती है, एंटी थ्रोम्बिन भी इसको कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, भूजल पेयजल का बेहतर स्रोत है। बिल्कुल सही बात है, इसमें आर्सेनिक की मात्रा कम होती है, यह भी बात सही है। लेकिन वर्तमान में भारत और बांग्लादेश में आर्सेनिक की समस्या बढ़ती जा रही है। अगला प्रश्न यहाँ पे, पीनियल ग्रंथि से मेलाटोनिन सीक्रेट होता है, जिसकी वजह से हमें नींद आती है मेलाटोनिन से। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, और जनन ग्रंथि से प्रोजेस्टेरोन होता है, एस्ट्रोजन होता है, टेस्टोस्टेरोन होते हैं। लेकिन अग्नाशय से दोस्तों गैलानिन नहीं निकलता, बल्कि इंसुलिन निकलता है, और ये इंसुलिन ही होती है जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल किए रहती है, नहीं तो हमें ब्लड शुगर भी हो जाता है। तो 99 का 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्यूडोमोनास सोलेनिसियरियम ये किस रोग का कारक होता है? तो ये विल्ट ऑफ पोटैटो रोग, यानी कि आलू का जो शिथिल रोग होता है, इसके लिए जिम्मेदार होता है। बाकी अगर आप देखोगे बंचिट ऑफ बनाना यानी केले में जो ये रोग होता है, ये वायरस 1 से होता है। फिर वहीं एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन यानी कि कपास की जो पत्तियां होती है जो खराब होने लगती हैं, जेंथोमोनास जीवाणु से होती है, जेंथोमोनास से। लेकिन यहाँ पे 100 का हो जाएगा ए ऑप्शन। एंजाइम होते हैं क्या? प्रोटीन के बने हुए होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन के बने हुए होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मूल अधिकार असीमित नहीं है। ये बात तो सही है भाई, मूल अधिकार असीमित नहीं है। आप देखो आर्टिकल नंबर 19(2) के अंतर्गत बहुत सारे युक्ति युक्त निर्बंधन लगाए गए हैं। कुछ आधार, जैसे राज्य की अगर आप एकता, अखंडता, संप्रभुता को चुनौती देते हो, न्यायालय की अवमानना करते हो, या लॉ एंड ऑर्डर रूल, मतलब कि जो आपका लॉ एंड ऑर्डर अगर उसे आप ध्वस्त करते हो, या कोई भी ऐसी गतिविधि करते हो जिससे भारत की आंतरिक और बाहरी संप्रभुता प्रभावित होती है, तो आपके मूल अधिकारों पे क्या होता है? प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ठीक है, तो इस आधार पे तो हम कह सकते हैं कि मूल अधिकार असीमित नहीं है। बिल्कुल सही बात है, मूल अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ये बात तो गलत है। असत्य तो पूछ रहा है कि परिवर्तन किया जा सकता है। भाई, केशवानंद भारती केस 24 अप्रैल 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के आप मूल अधिकारों में भी आर्टिकल 368 का प्रयोग करके संवैधानिक संशोधन कर सकते हो। तो यानी दूसरा वाला गलत है, पहला तो सही है। किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख आर्टिकल 25 के अंतर्गत समाविष्ट है? अंतःकरण की स्वतंत्रता है, धर्म को मानने के आचरण करने की स्वतंत्रता ये भी है, धर्म प्रचार करने की स्वतंत्रता भी है, लेकिन बलपूर्वक धर्म परिवर्तन यानी जबरन धर्मांतरण कराने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया वर्णित है? तो भाग 20 अनुच्छेद 368। निम्नलिखित में से किस एक में द्विसदनी प्रणाली नहीं है? देखिए, भारत में भी आपके लोकसभा राज्यसभा है, ब्रिटेन में भी आपकी प्रतिनिधि सभा है, ब्रिटेन में भी तो है ना आपकी कॉमन सभा और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, अमेरिका में भी आपकी प्रतिनिधि सभा और कांग्रेस है, मतलब सीनेट है, लेकिन चाइना में नहीं है, तो ये आपका सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे मिलान करने के लिए है कि कौन सा सही सुमेलित है। देखिए, सेवाओं पर जो कर का प्रावधान किया गया, सर्विस पे भी टैक्स का, तो ये 88वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया गया, ये बात यहाँ पे सही है। लेकिन अनुसूचित जाति आयोग का जो गठन था वो 61वें संवैधानिक संशोधन नहीं बल्कि 89 के द्वारा किया गया, जिसमें अनुसूचित जनजाति के लिए अलग प्रावधान हो गया। मेघालय राज्य की स्थापना 28वें के द्वारा नहीं बल्कि 22वें संवैधानिक संशोधन से हुई। नगर निगम और नगर पालिका की स्थापना 73वें नहीं बल्कि 74वें संवैधानिक संशोधन से हुई है। 73वें से तो पंचायती राज की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों में से कौन सा एक लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है? तो 79 संवैधानिक संशोधन जो 1999 में आया था। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस एक ने राज्य के डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्वों को भावनाओं का एक स्थायी कूड़ाघर कहा है? तो टीटी कृष्णामाचारी जी ने ऐसा शब्द यूज किया है, जबकि वहीं केसी वियर ने अतिरेक कर्मकांडी वर्ड का प्रयोग किया। क्या कहा? अतिरेक कर्मकांडी शब्द का प्रयोग किया था केसी वियर ने, और इन्होंने अर्ध संघात्मक शासन भी व्यवस्था कहा है भारत को। लेकिन ये जो स्टेटमेंट था कूड़ा घर, ये आपके टीटी कृष्णामाचारी ने कहा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्णित संरक्षणात्मक भेदभाव, ये आर्टिकल नंबर 14 में आता है, जो अमेरिकी संविधान से लिया गया सकारात्मक प्रवृत्ति का है। इसका उद्देश्य है कि सुविधा वंचित समूह को समाज के अन्य वर्गों के साथ बराबरी की स्पर्धा में लाने के लिए किया गया प्रयास होता है। अब यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कुछ योजनाएं हैं जिनको क्रम से पूछा जाता है, इनको क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो मेक इन इंडिया की अगर हम बात करें तो सितंबर 2014 में हुई। प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात करेंगे तो अगस्त 2014 में आ गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करेंगे तो मई 2016 बलिया से हुआ। और सांसद आदर्श ग्राम योजना की बात करेंगे, आदर्श गांव लेने की बात हो रही है, तो यह अक्टूबर 2014 से हुआ। इस आधार पर मिलान करोगे तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? गहन पारिस्थितिकी, अर्ने नेस ने यह शब्द दिया।
पारिस्थितिकी नीचे जोसेफ ग्रीनलैंड ने शब्द दिया। पारिस्थितिकी तंत्र की बात करेंगे तो ये बंद तंत्र नहीं होता दोस्तों, खुला तंत्र होता है, क्योंकि इसमें जैविक और अजैविक घटकों के बीच में अंतःक्रिया होती है। तो कुछ घटक आते हैं, कुछ घटक चले जाते हैं, तो इसलिए ये खुला तंत्र होता है। पारिस्थितिकी पदछाप इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, ये भूमंडलीय हेक्टेयर की बात होती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय मुद्रा बाजार दीर्घकालीन कोष से संबंधित है। गलत है दोस्तों, क्योंकि भारतीय मुद्रा बाजार का रेगुलेटरी बॉडीज होती है आरबीआई, और मैंने इकोनॉमी घटना चक्र में बताया था कि यह सब अल्पकालिक ऋण से संबंधित है। जबकि पूंजी बाजार, जिसका रेगुलेटरी कौन है? ऋण पत्र व अंश पत्रों के माध्यम से व्यापार होता है, और इसका नियमन सेबी करती है। बिल्कुल सही बात है, तो केवल दूसरा ही आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कानपुर चमड़ा उद्योग सही है, मेरठ चीनी उद्योग सही है, वाराणसी में दोस्तों सीमेंट उद्योग नहीं है, वाराणसी में तो हस्तकला हस्तशिल्प उद्योग है, सहारनपुर में कागज उद्योग सही है। देखिए सीमेंट उद्योग वाराणसी में नहीं है, लेकिन उसके पड़ोसी जिलों में है। जैसे मिर्जापुर में चुनार है, कजराहट है, यहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्रीज है। और आप आगे बढ़ोगे सोनभद्र में, तो वहाँ पे डाला चुर्क, ये सब में भी, सोनभद्र वगैरह में भी सीमेंट इंडस्ट्रीज है। क्योंकि सीमेंट इंडस्ट्रीज के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो होता है आपका चूना पत्थर, और मिर्जापुर सोनभद्र में बहुत अधिक मात्रा में पाया था, इसलिए वहां पे डेवलप है। तो वाराणसी में सीमेंट उद्योग नहीं है। यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए दादरी का जो पशु मेला है ये बलिया में लगता है, गोविंद साहब का मेला अंबेडकर नगर में, सोरो का मेला दोस्तों बरेली में नहीं लगता, बल्कि इसी के पड़ोस में एक जिला है कासगंज, एटा, बदायूं, ये सब जो जिले आते हैं, तो सोरो का मेला कासगंज में लगता है, बरेली में नहीं लगता। गढ़ मुक्तेश्वर का मेला हापुड़ में लगता है, जहाँ पे गंगा घाट है। और एक और पशु मेला है जिसको मैं बताना चाहूंगा, बटेश्वर पशु मेला। बटेश्वर पशु मेला आपका लगता है दोस्तों आगरा में। ये कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। अब यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर उत्तर प्रदेश का क्रम कौन से नंबर पे था पूरे भारत में? तो 29वें नंबर पे हमारा भारत आता, मतलब यूपी आता है एजुकेशन को लेकर। कौन सा एक वाराणसी में स्थित नहीं है? भाई भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान भी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च यानी सब्जी अनुसंधान केंद्र भी है, दीनदयाल हस्तकला संकुल ये भी है, लेकिन इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज नहीं है, क्योंकि ये रायबरेली में स्थित है। अब यहाँ पे भारत में सकल मूल्यवर्धन यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन को कब अपनाया गया भारत के द्वारा? तो ये 2015-16 में अपनाया गया। यहाँ पे कुछ ट्रिब्यूनल्स हैं और उनके स्थापना वर्ष की बात की है। प्रथम कृष्णा नदी जल विवाद 1969 में था, कावेरी जल विवाद 1990 में, द्वितीय कृष्णा नदी जल विवाद ये आपका 2004 में गठित किया गया था, 2008 में गठित नहीं था, 2004 में था। नर्मदा जल विवाद अधिकरण ये 1969 में। अगर इन नदियों के साथ साथ आप राज्य को जानना चाहोगे तो देखिए कृष्णा नदी का जो जल विवाद है ये मुख्य रूप से आपके कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के बीच में है। नर्मदा नदी की बात करोगे तो इसमें गुजरात, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र है। कावेरी नदी की बात करोगे तो इसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल के साथ पुदुचेरी भी आता है इसमें। अब यहाँ पे अगले प्रश्न को देखते हैं, नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, इसका तात्पर्य किससे होता है? तो भाई ये एक केंद्रीय बैंकों का एक स्वैच्छिक समूह है, जितने भी केंद्रीय बैंक है उनका एक स्वैच्छिक समूह है। हालांकि इसको 2017 में जो है कि गठित किया गया था पेरिस सम्मेलन में, ठीक है। वित्तीय प्रणाली हेतु जलवायु परिवर्तन के परिणामों का एनालिसिस करना था कि जो आपके क्लाइमेट चेंज होते हैं इससे हमारी फाइनेंशियल सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसको जो है कि समिट बनाया गया था। ये पूरे सभी देशों के केंद्रीय बैंकों का एक स्वैच्छिक ग्रुप है। देखिए इतना मैं एफर्ट कर रहा हूं दोस्तों, हर एक चीज को बता रहा हूं, आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूं, और आप लोग एक छोटा सा काम तो कर ही सकते हो ना, मेरे लिए कर दो यार, अपने लिए नहीं तो मेरे लिए कर दो। वीडियो को लाइक करो, दुनिया और दोस्तों के साथ शेयर कर लो, और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर यहाँ तक आप लगातार देख रहे हो, और मेरी एनर्जी देखो, पहले क्वेश्चन से लेके क्वेश्चन नंबर 119 तक कोई भी एनर्जी में गिरावट नहीं है, उतनी ही तत्परता, उतनी ही फुर्ती के साथ मैं आपको बता रहा हूँ चीजें। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। जवाहरलाल नेहरू तथा रफी अहमद किदवई के प्रयास से कौन सा एक उर्दू दैनिक लखनऊ से प्रकाशित किया जाने लगा? तो उसका नाम रहेगा कौमी आवाज, ठीक है। कौमी आवाज एक पत्रिका थी जो ये 1945 में, कब? 1945 में प्रकाशित की गई थी। अब यहाँ पे इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रशांत महासागर के मध्य स्थित मेलानेशिया जो एक द्वीप है, इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? पापुआ न्यू गिनी आता है, फिजी आता है, वनुआतू आता है, साथ में 2-3 देश और मैं लिख देता हूं, सोलोमन आते हैं, ठीक है, कैलिडोनिया आते हैं, कैलिडोनिया भी आते हैं, और इंडोनेशिया भी आता है दोस्तों। क्या आता है? इंडोनेशिया भी आता है। परंतु अगर आप मार्शल की बात करोगे ना तो मार्शल इसमें नहीं आता, मार्शल आपका माइक्रोनेशिया में आता है, माइक्रोनेशिया में, इसलिए 1, 2, 3 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित कृषि विश्वविद्यालयों में से कौन सा एक अयोध्या में स्थित है? देखिए, चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय ये आपका कानपुर में स्थित है दोस्तों, और इसकी स्थापना 1975 में हुई। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय ये आपके मेरठ में स्थित है और इसकी स्थापना सन 2000 में हुई। आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय ये आपके अयोध्या में स्थित है, अयोध्या या फैजाबाद दोनों आ सकता है ऑप्शन में, और इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। तो यही पूछा जा रहा था आपसे, सी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जापान में बहने वाली गर्म और शुष्क हवा है, यानी कि गर्मी में जो बहती है, उसका नाम है यामो। यामो। जबकि फॉन की बात करेंगे तो फॉन आल्प्स पर्वत पे बहती है, सिराको आपके सहारा मरुस्थल में बहती है, और काराबुरान आपके तारिम बेसिन में मध्य एशिया में बहती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फीबिया वर्ग का जीव नहीं है? एम्फीबिया का मतलब होता है उभयचर, जिसमें ब्यूफो आएगा, सेलामेंडर आएगा, मेंढक आएगा। लेकिन घड़ियाल की बात करेंगे तो घड़ियाल आपका सरीसृप वर्ग में आएगा। किस में आएगा? सरीसृप में। और हमारा लास्ट प्रश्न है, वल्कनीकरण या वल्कनाइजेशन की क्रिया में रबड़ को क्या किया था, किसके साथ मिलाकर गर्म किया था? सल्फर के साथ मिलाकर गर्म किया था। तो दोस्तों यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया करंट अफेयर्स सितंबर 2023 की, जो कि यूजफुल नहीं है। आपको जनवरी से करंट अफेयर्स को पढ़ना है। अगर फिर भी आप लोग इसको पढ़ना चाहते हो तो वीडियो के नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आप अपने से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। जैसे ही जनवरी से करंट अफेयर्स आएगी देगी टेस्ट सीरीज में, मैं वो पूरी करंट अफेयर्स भी कराऊंगा, क्योंकि पेपर हमारा अक्टूबर में है और इसके लिए 9 से 10 महीने का करंट अफेयर्स पर्याप्त है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।